Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grow Up. So in today's video, we will going to cover the unit Communication and Language Teaching Strategies, that is Sanchar or Bhasha Shikshan Ranitya, and we will going to cover all the topics listed here in both languages English and Hindi. So let's start. फर्स्टली विल डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपिंग लैंग्वेज, राइट. तो पहला प्रिंसिपल हमारा क्या होगा, नेचुरल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन. कि हमें कोई लैंग्वेज अगर सिखानी है तो उसमें हमें इंटरेक्ट करना पड़ेगा बच्चों के साथ, राइट. सो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन चिल्ड्रन एंगेज इन नेचुरल मीनिंगफुल कम्युनिकेशन. authentic interactions such as conversations with caregivers, peers and teachers provide the context in which language is learned and practiced. So language is a social tool and its development is heavily influenced by interaction with others. Children learn language through social interactions that involve listening to others and responding, which helps them understand the rules and structures of language, right. तो यही बताया गया है कि जब हम इंटरेक्ट करते हैं, राइट, अपने केयर गिवर्स, अपने पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं या जो हमारे क्लासमेट्स हैं उनके साथ, तो तब हम चीज़ों को सीखते हैं, राइट. कि जब हम दूसरों को वो भाषा बोलते हुए सुनते हैं, खुद उस भाषा में यहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. तो सबसे पहले हमें देखना है भाषा विकसित करने के सिद्धांत क्या है. तो सबसे पहला हमारा सिद्धांत क्या है, प्राकृतिक बातचीत और संचार, राइट. कि उस भाषा को हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में लाना है, कि उस भाषा को हमें यूज़ करना है, तब बच्चे वहाँ पर सीख पाएंगे. तो भाषा विकास सबसे प्रभावी तब होता है जब बच्चे प्राकृतिक सार्थक संचार में संलग्न होती हैं. प्रामाणिक बातचीत, जैसे कि हमारे जो देखभाल करने वाले हमारे पेरेंट्स, उनके साथ हम उस भाषा में बात करें, राइट. हमारे पेरेंट्स हमें भाषा सिखाएं, हमारे जो साथी है क्लास में या शिक्षक हैं उनके साथ बातचीत, वह संदर्भ प्रदान करती है जिसमें भाषा सीखी और अभ्यास की जाती है, राइट. कि हम सीख रहे हैं और साथ साथ हम वहाँ पर बोल भी रहे अपने पेरेंट्स के साथ, राइट. कि जैसे कोई बच्चा सीखता है तो वो अपने पेरेंट्स से, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से वो लैंग्वेज अडॉप्ट करता है, एक्वायर करता है, राइट. और उसमें उसका अभ्यास स्टार्ट करता है. तो भाषा एक सामाजिक उपकरण है और इसका विकास दूसरों के साथ बातचीत से बहुत प्रभावी होता है, राइट. बच्चे सामाजिक बातचीत के माध्यम से भाषा सीखते हैं जिसमें दूसरों की बात सुनना और प्रतिक्रिया देना शामिल है, जिससे उन्हें भाषा के नियमों और संरचनाओं को समझने में भी मदद मिलती है, राइट. कि जैसे हम जिस भाषा में हमसे बात की जाएगी, हम जिस भाषा में बात करेंगे तो वो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आएगी, राइट. क्योंकि वो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में है. देन प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, कि यहाँ पर जो बच्चा है वो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए. सो चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ट व्हेन दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन रेदर देन पैसिवली रिसीविंग इन्फॉर्मेशन. कि एक तो बस मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ऐसे इंग्लिश होती है, बच्चों को मैं इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ, राइट. तो अगर मैं बच्चों को इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ तो वो उस लैंग्वेज को इतना अच्छे से नहीं सीखेंगे. लेकिन जब मैं बोलूँगी कि भाई आप सेल्फ इंट्रोडक्शन तो इस लैंग्वेज में, आप हमसे बात करो, कुछ एक्सप्लेन करो इस लैंग्वेज में, राइट. जब बच्चा एक्टिव होगा तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर सीख पाएगा. सो एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, आस्क क्वेश्चंस एंड पार्टिसिपेट इन कॉन्वर्सेशंस promote language acquisition. So incorporating hands-on activities such as storytelling, role playing and interactive reading helps reinforce language skills, right. तो जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे लाइक स्टोरी टेलिंग या रोल प्ले किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, तो वहाँ पर जो उनके लैंग्वेज स्किल्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. सो लैंग्वेज लर्नर्स स्पेशली चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू एक्सपेरिमेंट विद लैंग्वेज. Making mistake is a natural part of learning and it helps children understand the rules and structures of language, right. ऐसा नहीं है कि भाई मिस्टेक करी तो क्या ही गुनाह कर दिया. एक वो नेचुरल हमारी लर्निंग प्रोसेस है जिससे हम सीखते हैं कि हमने क्या मिस्टेक यहाँ पर की है, तो क्या किस तरीके से हम इसको बेटर यहाँ पर अपने कर सकते हैं. एंड देन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम केयर गिवर्स एंड टीचर्स हेल्प चिल्ड्रन रिफाइन देयर लैंग्वेज यूज एंड करेक्ट एरर्स ओवर टाइम, राइट. कि मान लो बच्चा प्रोनाउंस किसी चीज़ को अच्छे से नहीं कर रहा है, तो अगर हम उसको अच्छी फीडबैक देंगे तो उसकी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से वो जो है इम्प्रूव अच्छी तरीके से हो पाएगी, राइट. देन क्या है नेक्स्ट हमारा सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत, राइट. कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय होने चाहिए कक्षा में, जब लैंग्वेज हम उनको सिखा रहे हैं. तो बच्चे भाषा को सबसे अच्छे तरह से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करने के बजाय संचार में सक्रिय रूप से शामिल होंगे, राइट. कि मतलब ऐसा नहीं कि भी बच्चा निष्क्रिय बैठा हुआ है, हम बातचीत कर रहे हैं, चलो मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ, लेकिन अगर बच्चे से मैं कुछ पूछ नहीं रही हूँ तो वो इस चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाएगा. लेकिन जब बच्चा सक्रिय होगा, जब मैं बच्चे से पूछूंगी कि भाई आपको ये समझ में आ रहा है, आप इस लैंग्वेज में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, कोई स्टोरी सुनाइए, राइट. तो उस चीज़ को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा. तो बच्चों को
खुद को अभिव्यक्त करना, प्रश्न पूछने और बातचीत में भाग लेने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है, ताकि उनका भाषा अधिग्रहण यहाँ पर ज़्यादा अच्छा हो पाए। जैसे कहानी सुनाना, हम उनको बोल सकते हैं भाई आप इस लैंग्वेज में कोई कहानी सुना दो, भूमिका निभाने किसी चीज़ का, ठीक है, रोल प्ले करा सकते हैं। देन इंटरेक्टिव रीडिंग जैसी व्यवहारिक गतिविधियाँ हम वहाँ पर शामिल करेंगे, जिससे उनका जो भाषा का कौशल है वो मजबूत होगा, राइट। देन भाषा सीखने वालों, खास करके बच्चों को भाषा के साथ प्रयोग करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। गलतियाँ करना सीखने का एक स्वाभाविक हिस्सा है, और इससे बच्चों को भाषा के नियमों और संरचनाओं को समझने में ही मदद मिलती है, राइट। तो जो भी देखभाल करने वाले पेरेंट्स हैं, शिक्षक हैं, उनको अच्छी रचनात्मक प्रतिक्रिया जो है बच्चों को समय के साथ दे देनी चाहिए। मान लो कोई बच्चा अच्छे तरीके से नहीं बोल पा रहा है, राइट, फ्लुएंसी उसकी नहीं है, कि बोलना कुछ और था और वो अच्छे तरीके से उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, तो अगर हम उसको उसी टाइम पर सुधार देंगे तो वो बच्चा जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में करेगा। तो अपनी भाषा के उपयोग को निखारने के लिए उसकी गलतियों को सुधारने में यहाँ पर पेरेंट्स को, टीचर्स को उसको हेल्प करनी है। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन एंड रिइंफोर्समेंट, राइट। सो हम जिस चीज़ों को रिपीट करते हैं तो हम ज़्यादा एक्वायर उनको कर पाते हैं, राइट, कि ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हम उनको यूज़ कर रहे हैं। सो रिपीटेड एक्सपोजर टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स help solidifying language learning. So this is particularly important for vocabulary acquisition and grammatical understanding. Practicing language in various contexts like home, school and playground ensures that language skills are adaptable and can be applied in different situations, right? कि भाई हम अगर घर पे हमारी वोकैब अलग होगी, स्कूल में है हमारा स्कूल का काम है फॉर्मल तरीके से, वो हमारी वोकैब अलग होगी, प्लेग्राउंड में हम अलग वोकैब यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम उसको रिपीटेडली यूज़ करेंगे तो वो यहाँ पर हमारी वोकैबलरी को, हमारी जो ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग है उसको स्ट्रेंथन करेगी, राइट। साथ ही साथ जब हम बच्चे को पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे, सो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट सच एज प्रेज और एनकरेजमेंट मोटिवेट्स चिल्ड्रन टू कंटिन्यू यूजिंग एंड एक्सप्लोरिंग लैंग्वेज, राइट। कि मान लो क्लास में हम बच्चों से पूछ रहे थे, किसी बच्चे ने अच्छा वोकैब का वर्ड वहाँ पर यूज़ किया है, राइट, कि जैसे न्यू वर्ड्स हमारी वोकैब में ऐड होते रहते हैं, तो हम उसको प्रेज़ करेंगे कि भाई आपने अच्छा किया है, आप अपडेटेड रखते हो अपने वोकैबलरी को, राइट। तो हम वहाँ पर जब पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे, बच्चे को मोटिवेट करेंगे, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, राइट। सो इट रेनफोर्सेस देयर एफर्ट्स टू and build confidence in their language abilities. So providing gentle corrective feedback helps learner improving their language skills without discouraging them, right? Then next है हमारा दोहराव और सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, है कि जब हम एक चीज़ को बार बार दोहराते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वो चीज़ हमें समझ में आती है। तो जो भी शब्द, वाक्यांश और भाषा संरचनाओं को हम बार बार भी अपने संपर्क में लाएंगे तो उससे जो भाषा हम सीखेंगे वो ज़्यादा मजबूत तरीके से सीखेंगे। जैसे कोई शब्दावली अधिग्रहण, राइट, शब्दावली मतलब हमारी वोकैब में डिफरेंट वर्ड्स हम सीख रहे हैं, उनका अधिग्रहण और व्यवहारिक समझ के लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण है कि हम चीज़ों को बार बार दोहराएं, राइट। जैसे कि घर, स्कूल और खेल के मैदान, राइट, यहाँ पर हम अलग अलग खेल में, अगर हम प्लेग्राउंड पे होंगे तो खेल में जो शब्द यूज़ होते हैं वो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। घर पे हैं, ठीक है, तो इनफॉर्मल तरीके से पेरेंट्स के साथ, केयर गिवर्स के साथ कैसे बात करनी है वो वर्ड्स वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। स्कूल में है तो हम थोड़ा फॉर्मल तरीके से यूज़ करेंगे, राइट। तो जब हम इनका रिपीटेडली उस लैंग्वेज में यहाँ पर जो है दोहराते हैं इस चीज़ को, तो हमारी वोकैब और व्याकरण की समझ है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, राइट। तो भाषा कौशल अनुकूलनीय है और उन्हें विभिन्न स्थितियों में लागू किया जा सकता है। ये भी चीज़ें हमें यहाँ पर समझ में आती है, राइट, कि घर पर भी हम वो लैंग्वेज अच्छे से बोल पा रहे हैं, प्लेग्राउंड में बोल पा रहे हैं, स्कूल में बोल पा रहे हैं, कहीं और अगर हम बाहर जा रहे हैं वहाँ उसको यूज़ कर पा रहे हैं। देन सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, राइट, कि हमें बच्चे को सकारात्मक सुदृढ़ीकरण देना है। यहाँ पर जब बच्चे ने कुछ अच्छा किया है, कोई अगर अच्छा, मान लो क्लास में बच्चे ने वर्ड यूज़ किया है, नया वर्ड, राइट, तो हम उसको प्रेज़ करेंगे कि वाह भाई आपने अपनी वोकैबलरी को बिल्कुल अपडेटेड रखा है, नए नए वर्ड्स को आप यूज़ कर रहे हो, अच्छा है, आप इस चीज़ पे खोज करते रहते हो, राइट, कि आपने ये नया वर्ड देखा तो आपने इसको यूज़ कर लिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको जब प्रेज़ करेंगे तो उसमें आत्मविश्वास ज़्यादा होगा, वो बच्चा मोटिवेट होगा कि वाह भाई टीचर ने मेरी तारीफ़ करी है, तो वो उसका इंटरेस्ट यहाँ पर लैंग्वेज सीखने में ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो सौम्य सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने से भी शिक्षार्थियों को हतोत्साहित किए बिना उनके भाषा कौशल को बेहतर बनाने में यहाँ पर मदद मिलती है। नेक्स्ट है principle of cognitive engagement. So language development is closely linked to cognitive development. As children cognitive abilities grow, they are better able to understand and use language to express complex ideas and emotions, right? क्योंकि हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है, राइट। क्योंकि ये भी देखा गया है रिसर्च में कि जिस बच्चे को मल्टीपल लैंग्वेजेस आती है तो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो ये सीधी सीधी हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। सो
Understanding and using involves the formation of concepts such as object permanence, causality, and categorization. Language development supports and is supported by the growth of these cognitive skills, right? तो इन्होंने क्या बोला कि जब हम ग्रो होते हैं, हमारा माइंड ग्रो होता है, तो हम पहले इजी वोकैब यूज़ करते हैं, फिर हम डिफ़िकल्ट यहाँ पर ग्रामेटिकल सेंटेंसेस, डिफ़िकल्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो सीखना स्टार्ट कर देते हैं, उनको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. तो ये कैसे आता है? जब हमारा माइंड डेवलप होता है, हमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का पता लगता है, राइट, कि आउट ऑफ साइट इज नॉट आउट ऑफ माइंड, राइट, कि आप मेरे सामने से कोई चीज़ लेके जा रहे हो तो बच्चों कैसे बोल देते हैं ना कि भाई वो चिड़िया लेगी, तो वो बहुत छोटी स्टेज पर होता है. लेकिन जब बच्चे को पता है कि वो किसी ने उठाया है, मेरे को भले ही वो ना दिख रहा हो, बेशक वो आउट ऑफ साइट हो, बट वो आउट ऑफ माइंड नहीं है, बच्चा उसके बारे में यहाँ पर सोच सकता है कि भाई कोई लेकर गया, वो ऐसी चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है. तो जब हमारा माइंड इतना मैच्योर होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस हमारे अंदर आती है, कैजुअलिटी आती है, चीज़ों को कैटेगराइज हम यहाँ पर कर पाते हैं, तो उसके साथ जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी हमारे ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है, ज़्यादा अच्छे कॉन्टेक्स्ट में हम लैंग्वेज को यहाँ पर यूज़ कर पाते हैं, राइट. देन तो मेमोरी हमारी एक क्रूशल रोल यहाँ पर प्ले करती है कि हम चीज़ों को याद रख पा रहे हैं, जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हमें बताया गया था क्या उसको हम यहाँ पर याद रख पा रहे हैं. सो जो टेक्निक्स है जैसे चंकिंग हो गया कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है हमने उसको ग्रुप करके स्टोर कर लिया है कि हम उसको अच्छे से डिकोड यहाँ पर कर पा रहे हैं, या मेनेमोनिक हो गया, ठीक है, मेनेमोनिक डिवाइसेस, तो उनके जरिए भी जो हम लैंग्वेज रिटेंशन और रिकॉलिंग को यहाँ पर ईजी बना सकते हैं, राइट. तो संज्ञानात्मक जुड़ाव का सिद्धांत है कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास से निकटता से यहाँ पर जुड़ा हुआ है. जैसे बच्चे की संज्ञानात्मक क्षमताएं बढ़ती है, वे जटिल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा को बेहतर ढंग से समझने और उनका उपयोग करने में भी सक्षम हो जाते हैं. तो भाषा को समझने और उसका उपयोग करने में अवधारणाओं का निर्माण यहाँ पर शामिल है, जैसे कि वस्तु स्थायित्व, राइट. वस्तु स्थायित्व मतलब जैसे बच्चों को हम पहले बहका देते जब बच्चा छोटा था कि भाई ये तो चिड़िया ले गई है, तो बच्चा सोचता था कि भाई ये अभी एग्जिस्ट नहीं करती, इसको सच में चिड़िया ले गई है. लेकिन एट सर्टेन एज 3-4 ईयर्स बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस वस्तु स्थायित्व यहाँ पर आ जाता है कि ये चीज़ जो है इन्होंने छुपा के रखी है, बेशक मेरी आंखों के सामने नहीं हो, लेकिन ये चीज़ जो है एग्जिस्ट कर रही होती है, राइट. जब वस्तु स्थायित्व बच्चों के अंदर आ जाती है, कारणता बच्चों के अंदर आ जाती है कि किस कारण से चीज़ें, उनको चीज़ों को वर्गीकरण वो करने लग जाते हैं, राइट, कि ऐसी चीज़ें, ये पशु हैं, ये पक्षी हैं, ये स्टेशनरी का सामान है. तो एक जब वर्गीकरण यहाँ पर चीज़ें करने लग जाते हैं, बच्चे के जब दिमाग का विकास होता है तो भाषा भी इनसे रिलेट करती है. तो जब हम चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे तो वहाँ पर भाषा को भी हम अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे. तो भाषा विकास इन संज्ञानात्मक कौशलों के विकास का समर्थन करता है और इनके द्वारा समर्थित होता है, राइट. इसमें हमारी जो स्मृति और स्मरण है वो भी एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि स्मृति भाषा विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है. ये शब्दों, वाक्यों या जो भी हमारी भाषा के नियम है उनको याद रखने की क्षमता, ठीक है, कि कैसे हम शब्दावली बनाते हैं या हमारे जो व्याकरण है उसके नियमों को याद रख पाते, तो उसमें महारत हासिल करने के लिए हमारी जो स्मृति है वो भी होनी चाहिए कि हम चीज़ों को अच्छे से टाइम पर याद कर पा रहे हैं. तो जैसे चंकिंग हो गया कि हम सूचना को एक समूह बना लेते हैं और स्मरणीय उपकरणों का उपयोग करके ऐसी तकनीकों और भाषा को बनाए रखने और स्मरण करने में भी यहाँ पर सहायता हमें उनसे मिल सकती है. देन नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट. सो लैंग्वेज लर्निंग इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज ड्राइवन बाय द लर्नर्स इंटरेस्ट, राइट, कि कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हम तभी सीख सकते हैं जब सीखने वाले के अंदर मोटिवेशन हो, राइट. जब बच्चे को खुद से यहाँ पर हो कि मुझे सीखना है, तो वो तब उस चीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखेगा, रेदर देन कि बच्चे का इंटरेस्ट है ही नहीं, आप उस पर कितना ही एफर्ट लगा लो, वो उतने अच्छे तरीके से उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा. सो एंगेजिंग टॉपिक्स एंड एक्टिविटीज दैट कैप्टिवेट अटेंशन कैन एनहेंस लैंग्वेज एक्विजिशन. द डिजायर टू एक्सप्रेस oneself as a strong motivator for language learning. So learners are naturally inclined to acquire language to communicate their needs, thoughts and feeling, right. क्योंकि लैंग्वेज नेसेसरी है हमें हमारी नीड्स, थॉट्स या फीलिंग्स को बताने के लिए, लेकिन जब हमारी अंदर से डिज़ायर स्ट्रॉन्ग होगी कि भाई मुझे इस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना है, इसमें सीखना है, जब बच्चे के अंदर मोटिवेशन होगा, इंटरेस्ट होगा, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर सीख पाएगा, राइट. इसके लिए हम पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चे को देंगे. सो लर्निंग एनवायरनमेंट दैट एनकरेजेस एक्सप्लोरेशन, क्रिएटिविटी एंड expression foster language development, minimizing criticism and providing encouragement helps maintain motivation, right. तो उसका मोटिवेशन है वो भी तभी मेंटेन हो पाएगा जब हम उसको अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं. मान लो बच्चा क्रिएटिव है, वो नए नए तरीके से सोच रहा है,
राइट, कि यहाँ पर मैं इसका सिनोनिम यूज़ कर सकता हूँ इस वर्ड जैसा ही, राइट। तो जब क्रिएटिविटी बच्चा दिखा रहा है तो एक अच्छा एनवायरनमेंट भी यहाँ पर उसके लिए होना चाहिए। टेलरिंग लैंग्वेज एक्टिविटीज़ टू अलाइन विद द लर्नर्स इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस मेक्स लर्निंग मोर रेलेवेंट एंड एंगेजिंग, फर्दर एनहेंसिंग मोटिवेशन, राइट। सो प्रेरणा और रुचि का भी सिद्धांत है कि जब बच्चे के अंदर प्रेरणा हो सीखने की और उसकी खुद की रुचि हो कि हाँ मुझे सीखना है, तो उस चीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएगा, राइट। इसके लिए एक सकारात्मक शिक्षण वातावरण भी होना चाहिए कि भाई एक ऐसा वातावरण जहाँ पर अन्वेषण, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता हो कि हाँ भाई बच्चे यहाँ पर अच्छे तरीके से सीख पाएँ, उसके विकास को बढ़ावा दिया जाता हो, और आलोचना को कम करना और प्रोत्साहन प्रदान करना यहाँ पर प्रेरणा को बनाए रखने में मदद करता है, राइट। कि ऐसा नहीं कि भाई बच्चे ने थोड़ा डिफरेंट वर्ड यूज़ कर लिया तो हम उसकी आलोचना करने लगे कि भाई ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसको प्रेरणा देने की, भाई अच्छा है कि आपने इस तरीके से सोचा, इस वर्ड को यहाँ पर यूज़ किया, राइट। तो शिक्षार्थी की रुचियों और अनुभवों के साथ भाषा गतिविधियों को संरेखित करना सीखने को अधिक प्रासंगिक और आकर्षक यहाँ पर बनाता है कि जब बच्चा मोटिवेट होगा, उसके अंदर रुचि होगी, प्रेरणा होगी, तो उस चीज़ को अच्छे तरीके से यहाँ पर सीख पाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, राइट। जो हमारे नेचुरल मेथड है, स्ट्रक्चरल मेथड है, कंबाइंड मेथड है, उनको हमें यहाँ पर देखना है। सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट नेचुरल मेथड। सो नेचुरल मेथड क्या है? इमर्शन बेस्ड लर्निंग, राइट, कि हम उस चीज़ को नेचुरल सेटिंग में कैसे इमर्स कर पाते हैं। सो द नेचुरल मेथड इज नोन एज द डायरेक्ट मेथड फोकसिंग ऑन टीचिंग लैंग्वेज इन अ वे दैट मिमिक्स हाउ अ पर्सन नेचुरली एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज, राइट। तो नेचुरल मेथड ऐसे है कि जैसे हमने जो हमारे पेरेंट्स जो भी लैंग्वेज बोलते हैं हमारे आसपास, उसको सीख लिया है खुद ही, ऐसे कोई प्रॉपर हमारे पेरेंट्स ने क्लासेस नहीं लगाई है हमारी उसको सीखने के लिए, राइट। उसका इमर्जन हमारे अंदर हो गया है। सो इट एम्फसाइजेस लर्निंग लैंग्वेज थ्रू डायरेक्ट एक्सपोजर एंड इंटरेक्शन विदाउट एक्सप्लिसिट ग्रामर इंस्ट्रक्शन, राइट। और हमें ऐसे भी नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने बैठाकर ग्रामर के रूल्स बताए कि भाई आपको ऐसे करना है, हम उसको डायरेक्ट इंटरेक्शन से, एक्सपोजर से सीख रहे हैं। देन यूज इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टारगेट लैंग्वेज है वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी। मान लो अगर हमें बच्चे को इंग्लिश सिखानी है तो इंग्लिश को ही हमें वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। सो इन द नेचुरल मेथड ओनली द टारगेट लैंग्वेज इज यूज इन द क्लासरूम, राइट, कि केवल टारगेट लैंग्वेज ही हम यूज़ करेंगे। अगर हाँ डायरेक्ट मेथड से मुझे आपको सिखाना है, इंग्लिश सिखानी है, तो मैं क्लास में केवल इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ करूँगी। सो स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू थिंक एंड कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज दे आर लर्निंग फ्रॉम द आउटसाइड, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पर एनकरेज होंगे कि वो उसी लैंग्वेज में सोचे। होता है ना, हम जैसे फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी होती है तो पहले हम हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं अपने माइंड में, राइट। तो उससे जो है हमारी इंग्लिश यहाँ पर थोड़ी स्लो हो जाती है। रेदर देन जब नेचुरल मेथड डायरेक्ट तरीके से हमें सिखाई जाती है तो उसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें सोचना भी यहाँ पर इंग्लिश में ही है, राइट। देन कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, सो लैंग्वेज इज टॉट इन कॉन्टेक्स्ट often through conversation, storytelling and real life scenarios. Vocabulary and grammar are learned through users rather than through explicit teaching, right, कि किसी कॉन्टेक्स्ट में हम बच्चों को सिखा रहे हैं। जो भी वोकेबलरी ग्रामर है हम वो यूज़ से सीखते हैं। ऐसा नहीं कि भाई किसी ने पढ़ाया और हम सीख गए, जब उसका यूज़ करेंगे तब चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर सीख पाएंगे। तो भाषा सिखाने के तरीके जो कि प्राकृतिक, संरचनात्मक और संयुक्त है, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक देख लेते हैं। तो विसर्जन आधारित शिक्षण हम सबसे पहले देखेंगे। विसर्जन आधारित शिक्षण क्या है? एक प्राकृतिक विधि कि कैसे जैसे हमारी जो आसपास लैंग्वेज बोली जाती है उसका विसर्जन खुद से ही कर लेते हैं। ऐसे प्रॉपर हमारे पेरेंट्स क्लास नहीं लगाते हैं, ठीक है, उसको हम खुद ही सीख जाते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास सब उसी भाषा में यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो प्राकृतिक विधि, जिसे प्रत्यक्ष विधि के रूप में भी जाना जाता है, भाषा को इस तरह से सिखाने पर ध्यान केंद्रित करती है कि यह नकल करे कि कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अपनी पहली भाषा कैसे सीखता है। यह स्पष्ट व्याकरण निर्देश के बिना, राइट, इसमें ऐसे नहीं है कि भाई हमारे पेरेंट्स ने कभी बैठा के व्याकरण हमें पढ़ाई हो, ठीक है, हम खुद इसको एक बातचीत के माध्यम से सीखते हैं। तो जो हमारी प्राकृतिक विधि है ये भी बातचीत के माध्यम से भाषा के सीखने पर जोर देती है, राइट। इसमें क्या है, लक्ष्य भाषा का उपयोग किया जाता है। मान लो आपको हिंदी सिखानी है तो क्लास में केवल हिंदी का यूज़ होगा, अगर आपको इंग्लिश सिखानी है तो क्लास में केवल इंग्लिश का यूज़ होगा, राइट। तो प्राकृतिक विधि है, इसमें कक्षा में केवल लक्ष्य भाषा का ही उपयोग किया जाएगा। लक्ष्य भाषा जो भी हमें बच्चे को सिखानी है, ये छात्रों को शुरू से ही उस भाषा में सोचने और संवाद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसे वो सीख रही हैं। देन प्रासंगिक शिक्षण, राइट, कि किस प्रसंग में हम बच्चे को सिखा रहे हैं। तो शिक्षण जो है वो प्रासंगिक होना चाहिए, उसका अच्छे संदर्भ में, ठीक है, जो रियल लाइफ में रिलेट कर पाए उसमें सिखाना है। तो भाषा को संदर्भ में पढ़ाया जाता है, अक्सर बातचीत, कहानी सुनाने और वास्तविक जीवन के परिदृश्यों के माध्यम से।
तो शब्दावली और व्याकरण स्पष्ट शिक्षण की बजाय उपयोग के माध्यम से सीखा जाता है, राइट। ऐसा नहीं कि भाई मैंने आपको रट्टा लगवा दिया कि भाई ये शब्द है, ये सीख लो, ये व्याकरण है। अगर आपने इसका यूज़ नहीं किया तो आप उसको नहीं सीख पाओगे, राइट। तो ये चीज़ें हम जो है शिक्षण की बजाय, ठीक है, एक बार देख कर अगर हम उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो तब हम इन चीज़ों को, व्याकरण है या हमारी वोकैब है, तब इनको अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे, अच्छे से इनका यूज़ कर पाएंगे, राइट। तो अब जो डायरेक्ट मेथड है इसमें एडवांटेजेस क्या होगी, एक नेचुरल एनवायरनमेंट हमें मिल गया, ठीक है, हमारी फ्लुएंसी डेवलप हो जाएगी, उस लैंग्वेज का इमर्शन हमारे अंदर अच्छा हो जाएगा क्योंकि सब आसपास इंग्लिश ही बोल रहे हैं, तो मैं उसको अच्छे तरीके से समझ पाऊंगी, ठीक है। मेरे पास कोई बहाना नहीं होगा कि मैं किसी से हिंदी में बोल रही हूँ, मुझे पता है कि भाई हाँ इंग्लिश में बोलने से ही ये मेरी बात सुनेंगे, तो उसको अच्छे तरीके से इमर्स कर पाएंगे। हियर एस इज मिसिंग, सो students gradually develop an understanding of grammar rules as they experience a language in use similar to how they would learn their native language, right। तो स्टूडेंट क्या है यहाँ पर खुद ही लैंग्वेज मतलब जो रूल्स हैं, लाइक पास्ट के लिए वॉइस यूज़ करना था, प्रेजेंट के लिए क्या यूज़ करना है, फ्यूचर के लिए क्या यूज़ करना है, तो वो सीख जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ग्रेजुअली, जैसे कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं। बट इसके लिमिटेशंस क्या है, स्टूडेंट में स्ट्रगल विद अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एज द मेथड रिलाइज हेविली ऑन इंट्यूटिव लर्निंग, राइट। इसमें क्या है कि यहाँ पर बच्चे जो कॉम्प्लेक्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है तो उसमें स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्ट मेथड है इसमें हम हाईली अपने इंट्यूटिव लर्निंग पर रिलाई करते हैं कि हमने जैसे सुना, देखा, उस चीज़ को हमने अडॉप्ट किया, उसको हमने यहाँ पर रिपीट किया। सो द नेचुरल मेथड वर्क्स बेस्ट इन immersive environments but may not be effective in setting where exposure to target language is limited, right। तो लिमिटेशन इसके क्या होगी कि मान लो आपकी एक क्लास लग रही है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने की, तो वो लिमिटेड अगर वहाँ पर उसको कर दिया लैंग्वेज एक्सपोजर को, तो वहाँ पर हम उसको अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि दूसरी क्लास में तो बच्चा हिंदी में ही बोल रहा है, ठीक है, हिंदी में वो सोच रहा है, तो ये इसकी यहाँ पर लिमिटेशंस है, राइट। तो इसका लाभ क्या है कि जो प्राकृतिक विधि है बच्चों को भाषा में डुबोकर और सहज उपयोग से प्रोत्साहित करके जो बातचीत है उसका प्रवाह करने में, विकसित करने में मदद करती है, और छात्र धीरे धीरे भाषा के नियमों की समझ विकसित करते हैं, क्योंकि वे भाषा का उपयोग करते हैं ठीक उसी तरह से अपनी मूल भाषा को, जैसे कि वो अपनी मूल भाषा को सीखते हैं, राइट। कि जैसे हमने अपने पेरेंट्स को देखा बात करते, हमारे आसपास जो सब हिंदी में बात कर रहे थे, हमने हिंदी भाषा सीख ली, राइट। तो ऐसे ही डायरेक्ट उसमें मेथड में सिखाया जाता है कि भाई सब इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो हम इंग्लिश को अच्छे से सीख पा रहे हैं वहाँ पर, राइट। तो छात्र धीरे धीरे व्याकरण के जो नियम है उनको भी यूज़ करके यहाँ पर सीख जाते हैं। बट इसकी सीमाएं क्या है कि जब जटिल व्याकरणिक कोई संरचना आएगी तो उसको हम अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, क्योंकि इस मेथड में हम विधि से ज़्यादा जो है सहज ज्ञान उस पर ज़्यादा हम निर्भर करते हैं, राइट। तो प्राकृतिक विधि इमर्सिव वातावरण में सबसे अच्छा काम करती है, लेकिन अगर वो टाइम ही हमने बहुत लिमिटेड रख दिया, मान लो एक लैंग्वेज की क्लास लग रही है, उसमें मैं आपको डायरेक्ट मेथड से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मेथड मतलब आपको इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश में ही सोचना है, लेकिन जो दूसरे पीरियड्स है उसमें, जो दूसरे लेक्चर्स हैं उसमें तो आप हिंदी में बोल रहे हो, अपने घर पर आप हिंदी में जो है बात कर रहे हो, तो तब आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाओगे, राइट। क्योंकि एक सीमितता आ गई है उस टाइम पीरियड में जिसमें आपको जो है लैंग्वेज को एक्वायर करना था। अब जैसे नेटिव लैंग्वेज है वो तो आपको हर जगह मिल रही थी, कि घर पर भी आप बाहर किसी से बात कर रहे थे तो उसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, लेकिन इसके लिए क्या है, एक लेक्चर आपके पास है, उसमें अगर आप केवल ये सोच रहे हो कि भाई मैं डायरेक्ट मेथड से सिखाऊं तो वो यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर मेथड, फोकस ऑन ग्रामर एंड सिंटेक्स, राइट। तो इसमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और ग्रामर और सिंटेक्स पर ध्यान दिया जाता है। सो द स्ट्रक्चरल मेथड emphasizes a systematic learning of grammar and sentence structures. Language is broken down into its components such as parts of speech, tenses and sentence patterns which are taught in a sequenced manner, right। कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए जाएंगे, फिर आपको टेंस, सेंटेंस के पैटर्न्स क्या है, तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आपको चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती हैं, उस पैटर्न की प्रैक्टिस आपसे कराई जाती है, राइट, ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, ग्रामेटिकल रूल्स है जो उनको सीख पाएँ। एंड इंक्रीमेंटल लर्निंग की जाती है कि स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया जाता है, राइट। पहले आपको फोनिक्स सिखाए जाएंगे, फिर आपको सेंटेंस सिखाए जाएंगे, ठीक है, फिर आपको वर्ड्स सिखाए जाएंगे, वर्ड्स को कैसे रिलेट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर सिखाया जाता है ताकि आप इजी चीज़ों से जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर अच्छे तरीके से सीख पाओ, राइट। तो नेक्स्ट हमारी है संरचनात्मक विधि। इस विधि में क्या है कि एक प्रॉपर संरचना होती है कि भाई बच्चे को कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है। तो व्याकरण और वाक्य विन्यास पर हम ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो संरचनात्मक विधि व्याकरण और वाक्य संरचनाओं के व्यवस्थित शिक्षण पर जोर देती है।
भाषा को उसके घटकों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि भाषा के भाग, काल या जो भी वाक्य पैटर्न है, और इन्हें क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाता है, राइट। कि पहले मैं आपको ईजी चीज़ों से लेकर स्टार्ट करके आपको मुश्किल चीज़ें यहाँ पर सिखाऊंगी, राइट। जैसे कि इंग्लिश में सिखाने तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर सिखाए जाएंगे, फिर उनकी साउंड्स क्या है, फिर कॉन्सोनेंट, वोवल, उनमें डिफरेंसेस क्या है, आपको कैसे उनको जोड़ना है, तो ये सब आपको सिखाया जाएगा। उस पैटर्न का आपको अभ्यास किया जाएगा ताकि आप उसको यूज़ करना सीख जाओ, उसमें जो ग्रामर है, व्याकरण है, उसको आप अच्छे तरीके से सीख पाओ। और एक वृद्धिशील शिक्षण होता है कि चरण दर चरण आपको आपकी जो है प्रगति की जाती है, कि पहले आप एक स्टेप पे कुछ सिखाया जाता है, फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट स्टेप एंड फिर उससे थोड़ा डिफिकल्ट स्टेप, राइट। अब इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी? द स्ट्रक्चर मेथड प्रोवाइड स्टूडेंट विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स विच इज़ बेनिफिशियल फॉर राइटिंग एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट। कि अब जब हमने पूरा ग्रामर अच्छे से सीखा है, अपने जो स्ट्रक्चर मेथड है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगी अपनी राइटिंग में और फॉर्मल कम्युनिकेशन में, राइट। कि हम प्रॉपर अच्छे तरीके से उस चीज़ को बोल पा रहे हैं विद एक्यूरेट रूल्स, राइट। सो द मेथड इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, मेकिंग इट ईजी टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड इंश्योर द स्टूडेंट्स मास्टर्स ईच कॉम्पोनेंट ऑफ द लैंग्वेज, राइट। और इसमें ईजी हो जाता है कि हम जो बच्चे की प्रोग्रेस उसको ट्रैक कर पाएँ, कि भाई बच्चे की ग्रामर कैसी है, बच्चा कहाँ पर किस एरिया में जो है लैग कर रहा है, वो जो लैंग्वेज के कंपोनेंट है, ठीक है, किस एरिया में जो है बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छा है, कि भाई उसकी फ्लुएंसी बिल्कुल ज़्यादा अच्छी है या ग्रामर रूल्स है वो उसको ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, तो उसमें जो प्रोग्रेस है स्टूडेंट की उसको हम अच्छे तरीके से देख पाते हैं। बट इसकी लिमिटेशंस क्या है? द स्ट्रक्चर मेथड में नॉट प्रोवाइड इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग विच कैन लिमिट डेवलपमेंट ऑफ कॉन्वर्सेशनल स्किल, राइट। कि हमें सिखाया जाता है कि भाई आपको सेंटेंस ऐसे बनाना है, ये आपका स्ट्रक्चर है, तो उन चीज़ों में यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है रेदर देन आपकी जो है कम्युनिकेशन, राइट। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर आप बोल सकते हो कम हो सकता है। मान लो आपको चीज़ें सारी आती है लेकिन आपके अंदर हेजिटेशन यहाँ पर हो सकती है क्योंकि आपने उस चीज़ को इतना यूज़ यहाँ पर नहीं किया है। सो द स्टूडेंट फोकस ऑन ड्रिल्स एंड रिपीटेशन कैन लीड टू रोट लर्निंग। और जब हमें बार बार चीज़ें सिखाई जाती हैं, ड्रिल्स कराई जाती है कि एक सेंटेंस को रिपीट किया जाता है, तो रोट लर्निंग पर ज़्यादा एम्फेसाइज यहाँ पर कई बार हो जाता है। वे स्टूडेंट में मेमोराइज पैटर्न्स विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, राइट। तो जब हमें चीज़ों को जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब, राइट, एन ऑब्जेक्ट, तो अगर हम चीज़ों को ऐसे ड्रिल्स अगर कराई जाए, बच्चों से बार बार पूछा जाए, तो क्या होगा, वो उस चीज़ को समझने की बजाय उसको रट लेते हैं यहाँ पर, उसको विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो इसका लाभ क्या होगा कि संरचनात्मक विधि छात्रों को व्याकरण के नियमों की स्पष्ट समझ प्रदान करती है, जो कि लेखन और औपचारिक संचार के लिए यहाँ पर फायदेमंद है, राइट। कि अच्छे से वो फॉर्मल तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, संचार कर सकते हैं। और यह विधि अत्यधिक संगठित और संरचित है, जिससे जो प्रगति है बच्चे की उसको ट्रैक करना आसान हो जाता है और यह सुनिश्चित होता है कि छात्र भाषा के प्रत्येक घटक में महारत हासिल कर सके। बट इसकी सीमाएं क्या है कि जो अपने संरचनात्मक विधि है, इसमें सहज बोलने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किए जाते, क्योंकि हमें इसमें सिखाया जाता है स्ट्रक्चरल तरीके से। तो संवाद का जो कौशल है कि भाई कम्युनिकेशन के लिए टाइम, इंटरेक्शन के लिए टाइम, कि बच्चे उस लैंग्वेज में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर थोड़ा कम दिया जाता है। और अभ्यास और दोहराव पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, राइट। कि उसी चीज़ को बार बार रिपीट किया जाता है, तो इससे रटने की आदत यहाँ पर बच्चों को पड़ सकती है और छात्र व्यवहारिक अनुप्रयोग को पूरी तरह से समझे बिना पैटर्न को याद कर सकते हैं। मान लो अगर आपने एक चीज़ को बार बार बोला है, तो आप उसको क्या करोगे, रट लोगे, आप उसको समझ नहीं पाओगे, बल्कि आप उसके पैटर्न को यहाँ पर याद कर सकते हैं। तो ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। देन नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोचेस, राइट। यहाँ पर हम दोनों ही चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं कि हम प्रॉपर ग्रामर भी सिखा रहे हैं लेकिन उसको अच्छा एक्सपोजर भी दे रहे हैं उस लैंग्वेज पे। सो द कंबाइंड अप्रोच, ऑल्सो नोन एज द eclectic approach, incorporates elements from both the natural and structural elements. It aims to balance the development of both conversational fluency and grammatical accuracy, right। तो जो हमारी नेचुरल मेथड है उससे हमारी कॉन्वर्सेशनल फ्लुएंसी और जो हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच है उससे हमारी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, दोनों ही चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। फ्लेक्सिबल टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती है। सो टीचर्स यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट कम्युनिकेशन, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग एंड एक्सप्लिसिट ग्रामर इंस्ट्रक्शन टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स। एंड इसमें अडेप्टेबिलिटी होती है क्योंकि हम चीज़ों को कंबाइन भी यहाँ पर यूज़ कर पा रहे हैं। So the combined method is adaptable to different learning contexts and can be tailored to suit individual students' learning styles and goals, right।
कि उसको हम जो बच्चे की पर्टिकुलर इंडिविजुअल नीड है उसके अकॉर्डिंग उसको टेलर यहाँ पर कर सकते हैं, इतना अडेप्टेबल ये होता है। तो संयुक्त विधि क्या है, इसमें हम प्राकृतिक और संरचनात्मक दोनों दृष्टिकोणों का यहाँ पर एकीकरण कर देते हैं। तो ससंयुक्त विधि जिसे इलेक्ट्रिक दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है, इसमें प्राकृतिक और संरचनात्मक दोनों ही विधियों के तत्वों को शामिल किए जाते हैं। राइट, तो जो हमारी प्राकृतिक है उससे हमारा जो संवादात्मक प्रवाह है वो अच्छे से हो जाता है, चीज़ों को बोलना अच्छे से सीख जाते हैं। और जो हमारी संरचनात्मक विधि है उससे जो व्याकरणिक सटीकता है, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हम उसको विकास को संतुलित कर सकते हैं। इसमें लचीली शिक्षण रणनीतियाँ यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो शिक्षक शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष संचार, प्रासंगिक शिक्षण और स्पष्ट व्याकरण निर्देश सहित विभिन्न तकनीकों यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ताकि बच्चा अच्छे तरीके से उस भाषा को कंप्लीट सीख पाए। और इसमें क्या होता है, अनुकूलनशीलता होती है। संयुक्त विधि विभिन्न शिक्षण संदर्भों के लिए अनुकूलनीय है, जिसे व्यक्तिगत छात्रों के सीखने की शैलियों और लक्ष्यों के अनुरूप भी यहाँ पर हम बना सकते हैं कि भाई इस बच्चे की ये ज़रूरत है, तो इसको यहाँ पर हमें पहले ग्रामर पे फोकस करना है या फ्लुएंसी पे फोकस करना है, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है, बाय ब्लेंडिंग नेचुरल लैंग्वेज विद स्ट्रक्चर ग्रामर इंस्ट्रक्शन द कंबाइंड मेथड हेल्प स्टूडेंट डेवलप बोथ फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी। राइट, तो जब हम दोनों चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारे अंदर फ्लुएंसी तो आएगी, साथ में एक्यूरेसी भी आएगी। सो टीचर्स कैन एडजस्ट द एम्फेसाइज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द क्लास और इंडिविजुअल स्टूडेंट। राइट, तो यहाँ पर भाई देखेंगे ये बच्चे की स्पीकिंग अच्छी है, लिसनिंग अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, और कहाँ पर हमें ध्यान देना है तो वो टीचर्स को अच्छे से पता लग जाता है, तो वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर टीचर्स कर पाते हैं। लेकिन इसके लिमिटेशंस क्या है, द कंबाइंड मेथड रिक्वायर टीचर्स टू बी स्किल्ड इन मल्टीपल अप्रोचेस टू बी एबल टू सीमलेसली इंटीग्रेट दैम विच कैन बी चैलेंजिंग। राइट, यहाँ पर जब उनको सिखाने के लिए अब टीचर उसमें कंप्लीट मास्टर होना चाहिए। राइट, कि उसको ग्रामेटिकल रूल्स भी अच्छे से आना चाहिए, उसकी फ्लुएंसी है, लिसनिंग, स्पीकिंग है, वो सब स्किल्स यहाँ पर उसके अंदर होनी चाहिए। तो अगर टीचर के अंदर ये मिसिंग है तो ये बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होगा, तो तब वो उस चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। राइट, इफ़ नॉट केयरफुली मैनेज द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स कुड कंफ्यूज स्टूडेंट्स स्पेशली इफ दे स्ट्रगल टू सी हाउ द वेरियस कंपोनेंट्स फिट टुगेदर। राइट, और अगर हम क्लियरली नहीं बता पाए कि भाई आपको ग्रामर में ये ही चीज़ यहाँ पर क्यों यूज़ की जाती है, जब आप बोलते हो तो इस चीज़ को यहाँ पर कैसे यूज़ करते हो, तो जब वो दोनों चीज़ें यहाँ पर मैच नहीं करेंगी, ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रगल कर सकते हैं उन दोनों चीज़ों को एक साथ समझने के लिए। राइट, तो इसका लाभ क्या है, संरचित व्याकरण निर्देश के साथ प्राकृतिक भाषा के उपयोग को मिलाकर संयुक्त जो विधि जो है छात्रों को प्रवाह और सटीकता दोनों विकसित करने में मदद करती है। शिक्षक कक्षा और व्यक्तिगत छात्रों की ज़रूरतों के आधार पर भाषा सीखने के विभिन्न पहलू जैसे कि बोलना, सुनना और व्याकरण, इस पर जोर दे सकते हैं। राइट, कि भाई टीचर को यहाँ पर पता रह सकता है कि भाई बच्चे की व्याकरण वीक है या सुनना या बोलना कहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो टीचर यहाँ पर ये कर सकता है। बट इसकी सीमाएं क्या है कि इसके लिए टीचर एक्सपर्ट होना चाहिए कि भाई टीचर को बोलना, सुनना, उसके व्याकरण सब उसकी जो है यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर टीचर को कहीं पर समझ नहीं आ रहा तो ये बच्चों के लिए भी यहाँ पर हार्मफुल हो सकता है, उनके लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और यदि हमने इसको सावधानीपूर्वक प्रबंधित नहीं किया, मान लो हमने व्याकरण में कोई नियम बताया है, फिर अगर हमने बोलकर उस चीज़ को अलग तरीके से बताया, ठीक है, या वहाँ पर कोई दूसरा नियम हमने यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकती है कि भाई एक चीज़ को दो तरीके से कैसे बताया जा रहा है। तो यहाँ पर वो कन्फ्यूज़न बच्चों को अगर अच्छे तरीके से ना समझा पाए तो वो यहाँ पर हो सकती है। देन नेक्स्ट है हमारा टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। सो फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड, कि नेचुरल एनवायरनमेंट में हम उस बच्चे को वो लैंग्वेज एक्सपोजर देंगे। सो दिस टेक्निक फोकसेस ऑन teaching language directly in the target language without using the learner's native language. It prioritizes oral communication, helping students to think in the language they are learning. Right, तो इसमें जो बच्चे की नेटिव लैंग्वेज है उसका यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि जो टारगेट लैंग्वेज है, मान लो अगर हमारी हिंदी लैंग्वेज है लेकिन हमें इंग्लिश सिखानी है, तो डायरेक्ट मेथड में केवल इंग्लिश का ही यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। Right, real life context में so vocabulary and grammar are introduced in the context of everyday conversations, making the learning experience more relevant and practical. Students engage in dialogues, role playing and spontaneous conversations to develop speaking and listening skills. Right, तो उनको हम चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे एक्टिवली कि वो उस चीज़ को यहाँ पर सीख पाएँ। So teachers ask question in the target language, encouraging students to respond and think quickly in the language. Right, तो यहाँ पे टीचर जब क्वेश्चन पूछता है तो वो चाहता है कि बच्चा उसी लैंग्वेज में सोचे और उसको क्विकली यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर पाए।
तो भाषा सीखने की तकनीकें हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे अपनी प्रत्यक्ष विधि। तो यह तकनीक शिक्षार्थी की मूल भाषा का उपयोग किए बिना जो उसकी लक्ष्य भाषा है केवल उसका यूज़ यहाँ पर करता है। मान लो अगर हमारी हिंदी मूल भाषा है तो उसका यूज़ बिल्कुल नहीं होगा वहाँ पर। और अगर हमें इंग्लिश सिखानी है, इंग्लिश हमारी लक्ष्य भाषा है, तो केवल इंग्लिश का यहाँ पर यूज़ होगा। तो उस पर ये ध्यान केंद्रित करती है। यह मौखिक संचार को प्राथमिकता देती है कि भी बच्चों से बुलवाओ, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन कराओ, जिससे छात्रों को उस भाषा में सोचने में मदद मिलती है जिसे वो सीख रहे हैं, राइट। और इसे वास्तविक जीवन के संदर्भ में सिखाया जाता है कि जो भी शब्दावली और व्याकरण है उसको रोजमर्रा की बातचीत के संदर्भ में पेश किया जाता है, जिससे सीखने का अनुभव अधिक प्रासंगिक और व्यवहारिक हो जाता है। और छात्र बोलने और सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए संवाद, कोई भूमिका को निभाने या सहज बातचीत में भी यहाँ पर संलग्न हो सकते हैं। और इस भाषा में जब भी टीचर कोई पूछता है, शिक्षक, तो लक्ष्य भाषा में ही वो कोई प्रश्न पूछता है, जिससे छात्र को भाषा में जल्दी से जवाब देने और सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई मैं इसको इसी लैंग्वेज में अच्छे तरीके से सोच पाऊँ और जल्दी से जल्दी इसका आंसर यहाँ पर दे पाऊँ। देन नेक्स्ट है हमारी ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड। सो दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स टीचिंग द रूल्स ऑफ ग्रामर इन अ सिस्टमैटिक वे विच इज विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज ऑन ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस बिटवीन द टारगेट लैंग्वेज एंड द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज, राइट। तो इसमें क्या है, हम ट्रांसलेट करते हैं कि हम सोचेंगे हिंदी में, फिर उसको इंग्लिश में यहाँ पर बताएंगे। सो स्टूडेंट लर्न वोकैबुलरी बाय मेमोराइजिंग लिस्ट ऑफ वर्ड्स अलॉन्ग विद देयर ट्रांसलेशन, राइट। तो यहाँ पर हम वर्ड्स को यूज़ करेंगे भाई कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वोकैब हम ऐसे अपने बिल्ड करेंगे। स्टूडेंट्स ट्रांसलेट, यहाँ पर स्टूडेंट्स आएगा। So students translate passages from the target language to native language and vice versa, reinforcing grammatical structures and vocabulary, right? तो इसमें जैसे मैं आपको बोल सकती हूँ कि भाई आप इसको ट्रांसलेट करके दिखाओ, तो इसमें आपकी जो वोकैब है या ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो भी यहाँ पर स्ट्रेंथन होंगे। एंड टेक्स्ट आर एनालाइज्ड फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज, राइट। और इसमें हम उसकी जो ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है उसको एनालाइज करेंगे और जो बच्चे की नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, उसी में यहाँ पर उससे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, राइट। तो नेक्स्ट हमारी व्याकरण अनुवाद विधि। तो इस तकनीक में व्याकरण के नियमों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ना शामिल है, जिसमें लक्ष्य भाषा और जो शिक्षार्थी की मूल भाषा है उसके बीच वाक्यों के अनुवाद पर जोर दिया जाता है। मान लो मैं अगर आपको बोलूँ कि भाई ये हिंदी है, ये आपकी मूल भाषा है, लेकिन इंग्लिश हम आपको सिखाना चाह रहे थे, मैं आपको बोलूँगी कि भाई इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट आप करके दिखाओ। तो इसमें क्या करेंगे, छात्र शब्दों की सूची बनाएंगे, उनको पता लगाना पड़ेगा कि भाई अनुवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, याद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ऐसे करके वो शब्दावली सीखते हैं और छात्र व्यवहारिक व्याकरणिक संरचनाओं और शब्दावली को सुदृढ़ करते हुए जो लक्ष्य भाषा है उससे अपनी मूल भाषा में और इसके विपरीत अंशों का अनुवाद यहाँ पर करते हैं। और पाठों का एक व्याकरणिक सटीकता के लिए हम इसका विश्लेषण करते हैं कि भाई क्या अच्छे तरीके से उसने ट्रांसलेट किया है, व्याकरणिक सटीकता इसमें है या नहीं है, और समझ और प्रश्नों के उत्तर जो बच्चे की मूल भाषा है यहाँ पर उसी में उसको दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज टीचिंग। सो एम्फेसाइजेस कम्युनिकेशन इज द प्राइमरी गोल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, इंटीग्रेटिंग स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो जो हमारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है इसमें कम्युनिकेशन पर जोर दिया जाता है कि हम चीज़ों को यूज़ करके कि भाई जितना ज़्यादा बोलेंगे, सुनेंगे, उस चीज़ में पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो वो ज़्यादा चीज़ हम यहाँ पर अपने यूज़ के थ्रू सीख पाएंगे। जैसे ग्रुप डिस्कशंस हो गया, इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज़ होगी, रोल प्लेज होगी या प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क हम देंगे और उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में यहाँ पर बच्चों को हम बोलने के लिए बोलेंगे। सो इट डेवलप्स प्रैक्टिकल लैंग्वेज स्किल्स एंड एनकरेजेस रियल लाइफ कम्युनिकेशन, राइट। तो इसमें हमें लैंग्वेज का प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करना है रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूज इज टास्क as a central unit of instruction where language is learned through completing meaningful tasks like project हो गया, role playing scenarios हो गया, interactive activities हो गया, interactive activities, language used to achieve specific goals, it provides opportunities for authentic language use and problem solving, right। तो जितना ज़्यादा हम उसको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करेंगे कि भाई आपको इस टारगेट लैंग्वेज का यूज़ करना है और ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करनी है, तो बच्चे उसको रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर प्रैक्टिकल यूज़ कैसे करना उस लैंग्वेज का वो अच्छे तरीके से सीख पाएंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारा संचारी भाषा शिक्षण, मतलब संचार करके हम उस भाषा को सीखेंगे उसमें बोलकर। तो भाषा सीखने के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में यहाँ पर संचार पर जो है जोर दिया जाता है।
सार्थक संदर्भों में बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना एकीकृत करता है यहाँ पर, ठीक है, कि भाई उसी भाषा में हम बोले, उसी भाषा को सुने, उसी भाषा में पढ़े लिखे तो उस भाषा को अच्छे तरीके से हम सीख पाएंगे। इसमें समूह चर्चा, सूचना अंतर गतिविधियाँ, भूमिका खेल और समस्या समाधान कार्य जैसी गतिविधियाँ हम बच्चों से करा सकते हैं। यह व्यवहारिक भाषा कौशल विकसित करता है और वास्तविक जीवन में संचार को प्रोत्साहित करता है, राइट, कि हमें पता है कि भाई वास्तविक जीवन में जो है इस भाषा में हमें कैसे संचार करना है। कार्यों को निर्देश की केंद्रीय इकाई के रूप में यहाँ पर उपयोग किया जाता है। यहाँ सार्थक कार्यों को पूरा करके जो है भाषा सीखी जाती है, राइट, कि मैं आपको कोई टास्क यहाँ पर दूंगी कि भाई आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, ये हाफ पैसेज है, इसको कंप्लीट पैसेज आपको बनाना है। कोई स्टोरी हाफ आपको दे सकती है कि भाई इसको एक अच्छी सी एंडिंग आप दे सकते हो, ठीक है, और उसको आपको टारगेट लैंग्वेज में यहाँ पर बताना है। तो परियोजनाएं, भूमिका खेल, परिदृश्य और इंटरेक्टिव गतिविधियाँ जिनमें विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भाषा के उपयोग की यहाँ पर आवश्यकता होती है और यह प्रमाणिक भाषा के उपयोग और समस्या समाधान के भी यहाँ पर पर्याप्त अवसर जो है बच्चों को प्रदान करता है। देन नेक्स्ट है हमारा टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। सो लैंग्वेज इज टॉट थ्रू फिजिकल मूवमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू कमांड्स लिंकिंग लैंग्वेज टू एक्शंस, राइट, कि एक्शंस के थ्रू यहाँ पर हम लैंग्वेज सिखा रहे हैं। सो कमांड एंड रिस्पॉन्सेज लाइक स्टैंड अप के जरिए में पता है कि स्टैंड अप का मतलब होता है खड़ा होना, ठीक है, सिट डाउन का मतलब होता है बैठना, या स्टोरी टेलिंग विद एक्शंस एंड इंटरेक्टिव गेम्स। तो ऐसे में यहाँ पर जो लैंग्वेज है सिखाई जाती है। Effective for teaching beginners and young learners, helps reinforce vocabulary and comprehension, so kinesthetic learning, right, तो इसमें kinesthetic learning यहाँ पर बच्चों की पर्टिकुलरली की जाती है कि vocab उनको kinesthetically हम कैसे सिखा सकते हैं। Incorporates physical activities and gestures to help learners internalize language, right, और यहाँ पर बच्चों को बताया जाता है कि भाई कैसे physical activities या gestures को आप समझ सकते हैं, राइट, और कैसे उस लैंग्वेज को यहाँ पर इंटरनलाइज कर सकते हैं बच्चे। सो बाय एक्टिंग आउट सिनेरियोज यूजिंग प्रॉप्स एंड विजुअल्स एंड एंगेजिंग इन मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज, सो इट एंगेजेस मल्टीपल सेंसेस एंड रेनफोर्सेस लैंग्वेज लर्निंग थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज, राइट, तो इसमें जो है लैंग्वेज लर्निंग हमारी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू की जाती है। तो जो हमारी संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया है इसमें क्या है कि भाषा को शारीरिक गति और आदेशों के प्रति प्रक्रियाओं के माध्यम से हमें वो भाषा यहाँ पर सिखाई जाती है, राइट, भाषा को क्रियाओं से जोड़ा जाता है। जैसे मैं आपको बोलूँगी खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाओगे, बैठ जाओ तो आप बैठ जाओगे। इससे क्या समझे कि आप वो जो कर रहे हैं कि खड़े होने पर आप खड़े हो रहे हो और बैठने पर आप बैठ रहे हो, तो आपको थोड़े दिन में इस चीज़ का पता चल जाएगा कि भाई खड़े होने को बोलते हैं खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, और बैठने को बोलते हैं सिट डाउन, राइट। तो क्रियाओं के साथ जोड़कर यहाँ पर कहानी सुनाते हैं, इंटरेक्टिव गेम्स कराते हैं। शुरुआती में जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है, उनके लिए ज़्यादा प्रभावी है और गतिज सीखने के माध्यम से शब्दावली और समझ को यहाँ पर सुदृढ़ करने में भी मदद मिलती है कि वो अच्छे तरीके से इनको समझ पाते हैं। शिक्षार्थियों को भाषा को आत्मसात करने में मदद करने के लिए शारीरिक गतिविधियों और इशारों को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है, राइट, कि वो देखकर समझ सके कि क्या यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं, कि इसकी वर्डिंग यहाँ पर क्या है, उसको रिलेट यहाँ पर कर पाए। और दृश्य को अभिनय करके, प्रॉप्स और दृश्यों का उपयोग करके आंदोलन आधारित गतिविधियों में संलग्न होकर यहाँ पर चीज़ों को सीखा जाता है। यह कई इंद्रियों को संलग्न करता है और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से भाषा सीखने को सुदृढ़ करता है। Then next है task based language teaching. So centers on using tasks that reflect real life language use, emphasizing functional language skills. So completing projects, planning events or solving problems that require communication in the target language, right? कि भाई आपको हम कोई यहाँ पर प्रोजेक्ट देंगे कि टारगेट लैंग्वेज में ही आप इसमें कम्युनिकेट कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो टास्क बेस्ड तरीके से हम बच्चे को सिखाएंगे टास्क के तरीके से। सो एनकरेजेस प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मेकिंग लैंग्वेज लर्निंग मोर रेलेवेंट एंड एंगेजिंग, ऑर्गेनाइजेस अ टास्क इनटू फेजेस टू स्ट्रक्चर्स लर्निंग एंड प्रोवाइड सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पर जब हमें पता है कि भाई हाँ इस लैंग्वेज में हमें इसका क्लू मिलेगा, ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। सो बाय इंट्रोड्यूसिंग द टास्क, ठीक है, कि टास्क से पहले हम बच्चे को बताएंगे, फिर टास्क के कंप्लीट होने पर टास्क का फेज होगा, एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टास्क, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि कितने अच्छे तरीके से बच्चे ने यहाँ पर लैंग्वेज का यूज़ किया है टू रेनफोर्स लर्निंग। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग एंड हेल्प्स लर्नर्स अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म टास्क इफेक्टिवली, राइट। तो यहाँ पे बच्चे को एक लैंग्वेज लर्निंग के लिए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच मिल जाती है कि पहले कुछ कॉमन से क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं, उसके बाद कैसे यहाँ पर किन वोकैबुलरी के वर्ड्स का यूज़ करना है नॉल। तो एक टास्क पूरा करने के साथ साथ यहाँ पर उस लैंग्वेज को वो एक्वायर कर लेते हैं, राइट। फिर उसके बाद आती है हमारी कार्य आधारित भाषा शिक्षण।
तो कार्यों का उपयोग करने पर ये केंद्रित है जो वास्तविक जीवन की भाषा का उपयोग को दर्शाते हैं और कार्यात्मक भाषा कौशल पर जोर देते हैं, राइट। इसमें परियोजनाओं को पूरा करना, घटनाओं की योजना बनाना या लक्ष्य भाषा में संचार की आवश्यकता वाली समस्याओं को कैसे हल करना है, ऐसे हम इनको शामिल कर सकते हैं गतिविधियों को। और व्यवहारिक भाषा के उपयोग को समस्या समाधान कौशल को प्रोत्साहित करता है, जिससे भाषा सीखना अधिक प्रासंगिक और आकर्षक हो जाता है। सीखने की संरचना और सहायता प्रदान करने के लिए कार्यों को चरणों में यहाँ पर हम व्यवस्थित कर दे रहे हैं कि पहले परिचय देंगे, फिर उसको पूरा करके उसका चरण के बारे में बताएंगे, फिर कार्य पर चिंतन करके, ठीक है। तो ये क्या हमारे सीखने के तरीकों को भी सुदृढ़ करता है कि परिचय में कैसे देना है, इसको पूरा करने के लिए में कौन से वर्ड्स का यहाँ पर यूज़ करना है। और यह भाषा सीखने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण हमें प्रदान करता है और शिक्षार्थियों को कार्यों को प्रभावी ढंग से समझने और निष्पादित करने में भी यहाँ पर मदद करता है। देन नेक्स्ट है हमारा कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन. So teaches a language through subject matter content such as history, science, literature, combining language learning with academic content, right? कि इसमें अगर मान लो मुझे आपको इंग्लिश सिखानी तो आपको हिस्ट्री का सब्जेक्ट मैं इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाऊंगी, राइट? कि कंटेंट के साथ मिलाकर मैं आपको लैंग्वेज यहाँ पर सिखा रही हूँ. सो लर्निंग थ्रू लेक्चर्स, डिस्कशंस एंड रीडिंग मटेरियल्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंटेंट एरियाज. So it provides language learning in context and help learners acquire language skills relevant to specific subject, right? तो जो भी subject specific language है वो यहाँ पर बच्चे अच्छे से एक्वायर कर लेते हैं. यूजिंग थीमेटिक यूनिट्स टू इंटीग्रेट लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विद कंटेंट नॉलेज लाइक प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड प्रेजेंटेशन ऑन स्पेसिफिक थीम्स और टॉपिक्स, राइट? तो वो हम बच्चों से करा सकते हैं. इट एनहेंसेस एंगेजमेंट एंड कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज यूज इन वेरियस सब्जेक्ट एरियाज, राइट? तो हमें पता होगा कि भाई डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्या कॉन्टेक्स्ट है और उसमें हम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को कैसे यूज़ कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हिस्ट्री में चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं. तो कंटेंट के साथ हम उस लैंग्वेज को यहाँ पर सीख पाते हैं, राइट? तो नेक्स्ट है हमारा विषय वस्तु आधारित निर्देश. तो इसमें जैसे इतिहास, विज्ञान या साहित्य जैसे विषय वस्तु के माध्यम से हम भाषा सिखाते हैं. भाषा सीखने को अकादमिक विषय वस्तु के साथ जोड़ा जाता है कि भाई हमें हिस्ट्री तो बच्चे को पढ़ानी है, अगर हम उसको इंग्लिश में पढ़ाएंगे तो उसकी इंग्लिश लैंग्वेज भी यहाँ पर ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, राइट? तो ऐसी चीज़ों को सिखाया जाता है. इसमें विशिष्ट विषय वस्तु क्षेत्र को संबंधित व्याख्यान, चर्चा और पठन सामग्री के माध्यम से सिखाया जाता है और संदर्भ में भाषा सीखने की सुविधा प्रदान करता है और शिक्षार्थियों को विशिष्ट विषयों से संबंधित भाषा कौशल हासिल करने में भी मदद करता है कि भाई इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वर्ड्स थे, जो वोकैबुलरी थी वो बच्चे को यहाँ पर आ जाती है. और विषय वस्तु ज्ञान के साथ भाषा निर्देश को एकीकृत करने के लिए विषयगत इकाइयों का भी यहाँ पर उपयोग जो है किया जाता है. विशिष्ट विषयों पर परियोजनाएं, शोध या प्रस्तुतियाँ यहाँ पर हम बनाने के लिए बच्चों को दे सकते हैं ताकि उसके बारे में बच्चों को पता चले, उसको सीख सके. और विभिन्न विषय क्षेत्र में भाषा के उपयोग की सहभागिता और प्रासंगिक समझ को भी जो है ये मेथड हमारा विषय वस्तु आधारित निर्देश जो है बढ़ाता है. देन नेक्स्ट है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग. सो इट एम्फसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी एंड लेक्सिकल चंक्स लाइक फ्रेजेस हो गया, इडियम्स होगा, इनको हम अपनी लैंग्वेज लर्निंग में यूज़ करते हैं. सो टीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट यूजिंग कॉलोकेशंस एंड फिक्स्ड एक्सप्रेशंस, ठीक है? तो उनको यूज़ करके जब हम लैंग्वेज सीखते हैं, हेल्प लर्नर एक्वायर यूजफुल लैंग्वेज चंक्स एंड इम्प्रूव फ्लुएंसी बाई फोकसिंग ऑन कॉमनली यूज फ्रेजेस, राइट? कि कॉमनली जो लैंग्वेज चंक्स हैं उनको हम एक्वायर कर लेते हैं. जो फ्लुएंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी जैसे बार बार रिपीट होती है कुछ फ्रेजेस, तो उनका यूज़ हम करना अच्छे से सीख पाते हैं. सो टीचर्स कॉमन वर्ड कॉम्बिनेशंस एंड फ्रेजेस टू एनहेंस नेचुरल लैंग्वेज यूज, राइट? कि भाई जो कॉमन वर्ड कॉम्बिनेशन है, फ्रेजेस हैं, वो बच्चे को सिखाएंगे ताकि बच्चे एक नेचुरल तरीके से उस लैंग्वेज को यूज़ कर पाएँ. Identifying and practicing collocations using phrases in context and analyzing authentic language use. So it promotes more natural and native-like language used by focusing on word patterns, right? तो इसमें native-like language हम सीख पाते हैं कि भाई उसको natural तरीके से कैसे कहाँ जैसे phrases का use किसी language में ज़्यादा होता है तो उनका use करके उस भाषा को एक natural तरीके से हम सीख सकते हैं, right? तो मिश्रित शिक्षण में क्या किया जाता है? भाषा सीखने में शब्दावली और शाब्दिक खंड जैसे कि वाक्यांश या मुहावरे उन पर जोर दिया जाता है जो कि कॉमनली यूज़ हो जाते हैं, राइट? ताकि उस चीज़ को वो अच्छे तरीके से जैसे कि हम अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखते हैं उस देसी भाषा के संदर्भ में चीज़ों को सीख पाएँ. यह शब्द पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अधिक प्राकृतिक तरीके से, जैसे कि कोई देशी भाषा सीखते हैं कि भाई उसमें वो ज़्यादा मुहावरे या वाक्यांश का यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से हम उस चीज़ को सीख पाते हैं. देन नेक्स्ट है हमारा मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग.
लैंग्वेज, राइट। तो मैक्सिम्स क्या है, तो सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, एंश्योर दैट एक्सप्लेनेशंस ऑफ लैंग्वेज रूल्स, वोकैबुलरी एंड कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, राइट। कि जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए और समझने के लिए मतलब अच्छे से अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए बच्चों को। सो यूज सिंपल लैंग्वेज, अवॉइड jargon एंड प्रोवाइड एग्जाम्पल्स दैट आर रेलिवेंट टू लर्नर्स लेवल एंड कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो हमें बिल्कुल सिंपल वर्ड यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा फैंसी या नए वर्ड्स हम यूज़ करें जो बच्चों को पता ही नहीं हो। और साथ साथ क्या करना है, जो भी हम बोल रहे हैं उसके साथ एग्जाम्पल देने ताकि बच्चे उसको रिलेट यहाँ पर कर पाएँ। एनहांसेस कॉम्प्रीहेंशन विद विजुअल एड्स सच एज चार्ट, डायग्राम और इमेजेस, राइट। उसके साथ हम उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाने के लिए यहाँ पर चार्ट्स है, डायग्राम्स है, इमेजेस है, उनका यूज़ कर सकते हैं। इनकॉर्पोरेट विजुअल्स दैट इलस्ट्रेट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज फंक्शंस, राइट। और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी और लैंग्वेज फंक्शंस हैं, उन पे भी हमें उसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान देना है, राइट। तो भाषा सीखने के सिखाने के क्या सिद्धांत है कि सबसे पहले तो स्पष्टता होनी चाहिए, बच्चों को स्पष्ट तरीके से समझ में आना चाहिए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो सुनिश्चित करें कि भाषा के नियम, शब्दावली और अवधारणाओं की व्याख्या जो स्पष्ट और समझने योग्य हो, और सरल भाषा का उपयोग करें, शब्द जाल से बचें और ऐसे उदाहरण दें जो शिक्षार्थियों के सत्र और संदर्भ के लिए यहाँ पर प्रासंगिक हो, जैसे कि चार्ट, आरेख या छवियाँ। ऐसे दृश्य हम या जो समझ को बढ़ाने के लिए कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं तो उनका हमें यूज़ यहाँ पर करना है। और ऐसे दृश्य शामिल करें जो कि व्याकरणिक संरचनाओं, शब्दावली और भाषा के कार्य को भी दर्शाते हो, ताकि वो चीज़ भी यहाँ पर बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ पाए। देन मैक्सिम ऑफ कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, राइट। कि किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहा हो उसमें हम बच्चे को सिखा रहे हैं। सो टीच लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट रियल लाइफ सिचुएशंस एंड प्रैक्टिकल यूज। इसके लिए हम रोल प्ले, सिमुलेशंस एंड ऑथेंटिक मटेरियल दैट मिरर एवरीडे लैंग्वेज यूज, राइट। तो वो हम यहाँ पर बच्चों से करा सकते हैं। इंटीग्रेट कल्चरल एलिमेंट्स दैट आर रेलेवेंट टू टारगेट लैंग्वेज एंड इट्स स्पीकर्स, राइट। कि भाई जो टारगेट लैंग्वेज है उसमें जो भी कल्चरल एलिमेंट्स हैं उनको हम बच्चों के साथ जोड़ सकते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बच्चे उस भाषा को सीख पाएँ। एंड इंक्लूड कल्चरल रेफरेंसेस, idiomatic expressions and customs in language instruction to provide a richer understanding of the language, right। तो संदर्भीकरण का सिद्धांत कि किसी अच्छे संदर्भ में जो हमारी रियल लाइफ से रिलेट हम कर पाए उसमें हम भाषा को सिखाएं। तो भाषा को ऐसे संदर्भों में सिखाएं जो वास्तविक जीवन की स्थितियों और व्यवहारिक उपयोगों को दर्शाता हो, जैसे भूमिका, नाटक, अनुकरण या प्रमाणिक सामग्री का उपयोग करें जो रोज़मर्रा की भाषा के उपयोग को यहाँ पर प्रतिबिंबित करती हो। लक्ष्य भाषा और उसको बोलने के लिए यहाँ पर हम प्रासंगिक सांस्कृतिक जो तत्व हैं उस भाषा के उनको एकीकृत कर सकते हैं। और भाषा की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए भाषा निर्देश में सांस्कृतिक संदर्भ, मुहावरेदार अभिव्यक्तियाँ या जो भी रीति रिवाज है कि कैसे तरीके से इस भाषा को बोला जाता है वो हमें यहाँ पर इन्वॉल्व करनी है। देन मैक्सिमम ऑफ एंगेजमेंट, राइट। कि बच्चे अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंगेज हैं उस एक्टिविटी में। सो एनकरेज लर्नर्स टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन लर्निंग प्रोसेस, यूज इंटरेक्टिव एक्टिविटीज, ग्रुप वर्क एंड डिस्कशन टू इन्वॉल्व लर्नर्स एंड कीप देम एंगेज, राइट। तो यहाँ पर हम ग्रुप एक्टिविटीज़, ग्रुप वर्क या डिस्कशंस जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि बच्चे एंगेज रहे उस काम में। फोस्टर मोटिवेशन बाय अलाइनिंग लैंग्वेज लर्निंग विद लर्नर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट एंड इनकॉर्पोरेट टॉपिक्स एंड एक्टिविटीज दैट आर रेलेवेंट एंड एंजॉयबल फॉर लर्नर्स एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल एक्सप्रेशन, राइट। तो यहाँ पर क्या है, जब बच्चे एंगेज करेंगे, अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई पर्सनल एक्सप्रेशन वो चीज़ों का यहाँ पर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में अच्छे से कर पा रहे हैं, राइट। एक्टिव है वहाँ पर वो। तो संलग्नता का सिद्धांत है यहाँ पर, इसमें शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि बच्चा सक्रिय रूप से यहाँ पर सीखे चीज़ों को। तो शिक्षार्थियों को शामिल करने और उन्हें संलग्न करने के लिए इंटरेक्टिव गतिविधियों, समूह कार्य और चर्चाओं का उपयोग करें। और शिक्षार्थियों की रुचि या जो आवश्यकता है उसके साथ भाषा के सीखने को जोड़कर हम जो है यहाँ पर प्रेरणा दे सकते हैं कि भाई जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है तो उस एक्टिविटी से बच्चा यहाँ पर कैसे उस भाषा को सीख सकता है। तो शिक्षार्थियों के लिए प्रासंगिक और आनंददायक विषयों और गतिविधियों को हम शामिल करें ताकि भाई बच्चा उसमें गतिविधियों का भी आनंद ले और साथ ही साथ उस भाषा को भी यहाँ पर सीख जाए और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का भी अवसर जो है उस बच्चे को प्रदान करें। देन मैक्सिमम ऑफ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, राइट। कि पहले हम छोटे छोटे स्टेप्स से बच्चे को स्टार्ट करेंगे कि भाई इजी चीज़ों से फिर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बच्चे को सिखाएंगे। सो स्ट्रक्चर लेसन्स टू बिल्ड ऑन प्रीवियसली लर्न कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल प्रोग्रेसिवली, राइट। कि पहले बच्चे को क्या आता है उसके बाद हम आगे की चीज़ बच्चे को सिखाएंगे। स्टार्ट विद सिंपल लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस मोर कॉम्प्लेक्स वन, एंश्योरिंग लर्नर्स हैव मास्टर्स फाउंडेशनल स्किल्स बिफोर मूविंग ऑन, राइट।
कि पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर बच्चे को सिखाएंगे कि भाई उनके फाउंडेशन अच्छे और उसके बाद ही जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है उनके ऊपर हम मूव ऑन करेंगे. सो प्रोवाइड सपोर्ट दैट इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एंड लर्नर्स गेन्स प्रोफिशिएंसी, राइट. तो हमें बच्चे को सपोर्ट करना है कि भाई बच्चे की हेल्प करनी, लेकिन जब वो बच्चा उसमें यहाँ पर मास्टर हो पाए कि अच्छे से यूज़ कर पाए तो हमें अपने सपोर्ट को जो वापस ले लेना है. ऐसा नहीं कि हमें उसको बार बार बताते ही रहना है चीज़ों को, राइट. जब वो चीज़ों को अच्छे से बोलने लग जाए तो हम अपने सपोर्ट को यहाँ पर वापस ले लेंगे. एंड यूज टेक्निक्स लाइक गाइडेड प्रैक्टिस एंड फीडबैक टू हेल्प लर्नर्स डेवलप स्किल्स एंड इंडिपेंडेंस ओवर टाइम. तो क्रमिक प्रगति का सिद्धांत भी है कि भाई जो पहले से सीखी गई अवधारणा या कौशल है उनको उत्तरोत्तर विकसित करने के लिए हम पाठों की संरचना की कि भाई पहले बच्चे को क्या आता, अब हमें कैसे सिखाना है, कहाँ से सिखाना है. तो सरल भाषा संरचनाओं से शुरू करें और धीरे धीरे अधिक जटिल संरचनाओं को हमें शामिल करना है. यह सुनिश्चित करते हुए कि शिक्षार्थियों ने आगे बढ़ने से पहले बुनियादी कौशल में महारत हासिल कर ली. ठीक है, कि भाई पहले जो उनका बुनियादी कौशल है उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जानी चाहिए, उसके बाद हम उनको डिफिकल्ट चीज़ें यहाँ पर सिखाएंगे. और सहायता बच्चे की करनी. मान लो पहले बच्चा हेजिटेट हो रहा है तो उसकी हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी हेजिटेशन दूर होगी तो हम अपनी जो सहायता है उसको कम कर देंगे, राइट. तो शिक्षार्थियों को समय के साथ कौशल और स्वतंत्रता विकसित करने में भी यहाँ पर मदद मिलती है. और निर्देशित अभ्यास और प्रतिक्रिया जैसी तकनीकों का भी यहाँ पर हमें यूज़ करना है ताकि बच्चे उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ. Then maximum of repetition and reinforcement. So reinforce learning through repeated practice and review of language concept, right? कि बच्चे उस चीज़ को बार बार रिपीट करें तो अच्छे से सीख पाएंगे. Incorporate regular review sessions, practice exercises and reinforcement activities to consolidate learning. Use feedback to reinforce correct language use and address errors, and provide constructive feedback that helps learners understand their mistake and learn from them, right? कि भाई पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देनी है कि भाई फीडबैक देनी है बच्चे को पर्टिकुलर कि भाई ताकि वो अपनी मिस्टेक को यहाँ पर समझ पाए, उनसे सीख पाए. और जो हमें जो फीडबैक है ऐसे देनी है कि जो करेक्ट लैंग्वेज है उसको बच्चे यहाँ पर अच्छे से समझ पाए, और जो भी एरर्स है उनको इतने अच्छे से एड्रेस करना है ताकि बच्चे बार बार उस चीज़ को यहाँ पर रिपीट ना करें, राइट. तो दोहराव और सुदृढ़ीकरण का भी सिद्धांत है कि बार बार अभ्यास और भाषा अवधारणाओं की समीक्षा के माध्यम से हम उनके सीखने को जो है यहाँ पर सुदृढ़ कर सकते हैं कि जब बार बार चीज़ों का अभ्यास करेंगे तो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे. उनके सीखने को मजबूत करने के लिए नियमित समीक्षा सत्र, अभ्यास और सुदृढ़ीकरण गतिविधियों को हम शामिल कर सकते हैं. और सही भाषा के उपयोग को सुदृढ़ीकरण करने और त्रुटियों को संबोधित करने के लिए हमें प्रतिक्रिया का यहाँ पर अपनी फीडबैक का उपयोग जो है करना है. संरचनात्मक प्रतिक्रिया हमें बच्चे को प्रदान करनी है जो शिक्षार्थियों को उनकी गलतियों को समझने और उनसे सीखने में यहाँ पर मदद करती है. देन मैक्सिमम ऑफ अडेप्टेबिलिटी. सो अडेप्ट टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स टू मीट डाइवर्स लर्निंग नीड्स. ठीक है, एंड मॉडिफाई लेसन बेस्ड ऑन लर्नर्स प्रोफिशिएंसी लेवल, लर्नर स्टाइल्स एंड फीडबैक टू इंश्योर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन. Be responsive to individual and group needs, providing tailored support as necessary, and assess learners' progress and adjust instruction to address specific challenges and learning goals. right? कि भाई adaptable होना चाहिए. मान लो बच्चे डिफरेंट जो लर्निंग नीड्स है तो उनके अकॉर्डिंग हमें कैसे मटेरियल को रिप्रेजेंट करना है, कैसे बच्चों को सिखाना है, वो यहाँ पर आना चाहिए, राइट. हमें रिस्पॉन्सिव होना है कि कैसे जो बच्चे की नीड है उनको हम कैसे यहाँ पर पूरा कर पाएंगे, उनकी जो प्रोग्रेस है उसको कैसे हमें असेस करना है, कैसे अपनी जो इंस्ट्रक्शंस है उसको उस बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है, राइट. तो अनुकूलनशीलता का भी सिद्धांत है कि जो शिक्षार्थी हैं उनको विविध आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो शिक्षण विधियाँ हैं और सामग्रियाँ हैं उनको हमें अनुकूलित करना है. और प्रभावी निर्देश सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों की दक्षता के स्तर, सीखने की शैलियों और प्रतिक्रिया के आधार पर हमें पाठों को संशोधित यहाँ पर करना है. व्यक्तिगत और समूह की जरूरतों के प्रति हमें उत्तरदायी रहना है और आवश्यकता अनुसार अनुरूप सहायता उन्हें प्रदान करें. शिक्षार्थियों की प्रगति का आकलन करें और विशिष्ट चुनौतियों और सीखने के लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए जो निर्देश है यहाँ पर हमें समायोजित करने हैं, राइट. कि भाई बच्चे की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको किस तरीके से समझा सकता हूँ, या जो मेरी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उनको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर कि जो बच्चे की ज़रूरतें हैं कि उसको किस तरीके से समझ में आ रहा है उस तरीके से मैं उसको सिखा पाऊँ. Then maximum of interaction. So facilitate frequent opportunities for learner to practice communication skills. Create activities that promote speaking, listening, reading and writing. Encouraging interaction with peers and teachers. Provide opportunities for teachers to reflect on their language use and receive feedback. Include activities that allow for self-assessment and peer feedback, helping learners improve and understand their language development, right? कि इंटरेक्शन यहाँ पर बच्चे का होना चाहिए. जो लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं ऐसा नहीं कि भाई हमने ग्रामर सिखा दी, लिखना सिखा दिया और उस चीज़ को हम
जो है प्रैक्टिकल यूज़ में नहीं ला रहे, राइट। तो बच्चे को स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है, ठीक है, खुद को कैसे असेस करना है, यहाँ पर जो पीयर फीडबैक है वो कैसे करनी है, टीचर कैसे फीडबैक यहाँ पर देगा उनके कम्युनिकेशन को, तो वो सब चीज़ों को, इंटरेक्शन को यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा बातचीत का सिद्धांत। तो शिक्षार्थियों को संचार कौशल का अभ्यास करने के लिए लगातार अब यहाँ पर अवसर देने की, भाई जो चीज़ हमने इसको सिखाई है उसको प्रैक्टिकल वो यूज़ कर पाए, और ऐसी गतिविधियाँ बनाएं जहाँ पर बोलने, सुनने, पढ़ने और लिखने को बढ़ावा दें, साथियों और शिक्षकों के साथ बातचीत को प्रोत्साहित करें। यहाँ पर शिक्षार्थियों को अपनी भाषा का उपयोग पर विचार करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करें, और ऐसी गतिविधियाँ शामिल करें जो आत्म मूल्यांकन और साथियों की प्रतिक्रिया की अनुमति दे, राइट। जिससे शिक्षार्थी जो हैं अपनी भाषा के विकास को बेहतर बनाने और समझने में उनको मदद मिले, राइट। कि जो चीज़ें उन्होंने सीखी है उसको लाइफ में कैसे यूज़ करना है, उस भाषा को कैसे बोलना है, ठीक है, उसमें उनको फीडबैक यहाँ पर मिल पाए कि कोई गलती है तो उनका कोई साथी उनको बता रहा है, टीचर उनको फीडबैक दे रहा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर वो समझ पाए। देन मैक्सिमम ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। सो जो भी हमारे लैंग्वेज स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सब पर हमें ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि भाई खाली लिसनिंग पर ध्यान देने से हमारी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। सो डिज़ाइन एक्टिविटीज़ दैट कंबाइन मल्टीपल स्किल्स सच एज रीडिंग अ टेक्स्ट एंड डिस्कसिंग इट, और राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग अ रिपोर्ट, राइट। कि जिसमें हमारे मल्टीपल जो लैंग्वेज स्किल्स है उनको यूज़ किया जाए। कंबाइन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन विद कॉन्टेंट नॉलेज, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट बेस्ड और कॉन्टेंट बेस्ड लर्निंग। Teach language to subject matter content, helping learners acquire both language skills and knowledge in specific areas, right? तो एकीकरण का सिद्धांत है, उस पर भी हमें ध्यान देना है कि जो भाषा के विभिन्न कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, वो सभी हमारे डेवलप हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने खाली सुनने पर ज़्यादा जोर दे दिया कि भाई बच्चा अच्छे तरीके से समझ पा रहा है, या बोलने पर जोर दे दिया। हमें इन सभी सिद्धांतों पर, यहाँ पर जो सभी कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सभी पर समान रूप से ध्यान देना है, और ऐसी गतिविधियाँ डिज़ाइन करनी है जो कई कौशलों को जोड़ती हैं। जैसे कि किसी को वो पढ़ भी रहे हैं और उस पर फिर चर्चा भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, या कोई रिपोर्ट लिख भी रहे हैं और उसको फिर प्रस्तुत भी कर रहे हैं, राइट। तो भाषा निर्देश को सामग्री ज्ञान के साथ हमें संयोजित करना है। विशेष रूप से संदर्भ आधारित या सामग्री आधारित जब हम सीखते हैं तो हम भाषा निर्देश को सामग्री के साथ यहाँ पर संयोजित कर सकते हैं, और विषय सामग्री के माध्यम से भाषा सिखाएं, जिससे शिक्षार्थियों को विशिष्ट क्षेत्र में भाषा कौशल और ज्ञान दोनों ही प्राप्त करने में यहाँ पर मदद मिलती है, राइट। देन नेक्स्ट है हमारा ट्यूनिंग द एनवायरनमेंट, राइट। कि जो हमारा घर है और स्कूल है फॉर फैसिलिटेटिंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो घर का एनवायरनमेंट हमें कैसे बनाना है कि अगर हमें कोई लैंग्वेज सिखानी है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई स्कूल में सिखा दो, तो उनके बीच में ट्यूनिंग होनी चाहिए कि भाई दोनों में हम दोनों ही जगह यहाँ पर बच्चे के ऊपर ध्यान दें कि वो जो है पर्टिकुलर लैंग्वेज सीख पाए, ठीक है। तो एक लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट हमें घर पर क्रिएट करना है। एक्सपोजर टू लैंग्वेज, सो रेगुलरली रीड बुक्स, स्टोरीज एंड न्यूज़पेपर्स टू चिल्ड्रन टू एक्सपोज दैम टू न्यू वोकेबलरी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, राइट। कि हमें खुद भी जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान देना कि भाई वो नई नई स्टोरीज या बुक्स पढ़ रहे हैं जिससे उनके नए नए वर्ड्स यहाँ पर समझ में आ रहे हैं और वो उसको बच्चों को भी यहाँ पर समझा पा रहे हैं। एंगेज इन फ्रीक्वेंट एंड मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस यूजिंग अ रिच एंड वेरीड वोकेबलरी, राइट। कि नए नए वर्ड्स हम बच्चे के साथ यूज़ कर सकते हैं उसकी डेली कॉन्वर्सेशन में। एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर थॉट एंड आस्क क्वेश्चन, राइट। और बच्चों को उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में उनके क्या थॉट्स हैं या क्वेश्चन हैं हम उनसे पूछ सकते हैं। देन विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, use labels for common household items for reinforced vocabulary, right. Like visual aid can help in word recognition and association. Utilize educational apps, audiobooks and videos that support language development. Ensure that media is age appropriate and encourage interactive engagement, right. कि कोई visual stimuli कि भाई इस वर्ड को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, तो आप उस चीज़ को मान लो जो स्पाइसेस हैं उनके ही नाम आपको याद रखने हैं तो उसको हम लेबल कर सकते हैं कि थोड़े टाइम के बाद आप उसको जो है इजीली रिकॉग्नाइज अच्छे तरीके से कर पाएंगे। या कोई एजुकेशनल ऐप है जो आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकता है, राइट। जिसमें एज अप्रोप्रिएट आपसे वर्ड्स हैं या कॉन्वर्सेशन की जाती है तो उनका भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो भाषा और संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए घर और स्कूल में ट्यूनिंग करना, राइट। कि वहाँ पर दोनों में हम घर और स्कूल दोनों ही जगह एक अच्छा वातावरण आपको दे रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो घर के माहौल में हमें क्या ध्यान रखना है कि एक भाषा समृद्ध हमें माहौल बनाना है, राइट। इसमें हम क्या करेंगे कि जो भाषा से परिचय कि भाई जो पेरेंट्स हैं उनको भाषा अच्छे से आनी चाहिए ताकि उसमें जो नए नए वर्ड्स आ रहे हैं उनका वो यूज़ कर सके और उनको जो है अपने बच्चे को सिखा सके, अपने बच्चे से उस भाषा में क्वेश्चन पूछ सके, उनसे
उनके विचार उस भाषा में व्यक्त करा सके। देन उसके बाद जो दृश्य और श्रवण उत्तेजना है उसको ठीक करने के लिए कोई नए नए वर्ड है तो उसके लिए लेबल का भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो हमारी रसोई में कोई मसाला है, ठीक है, तो उसका ही अगर बच्चे को सिखाना है हमें इंग्लिश में और वो बार बार बच्चा भूल जा रहा है तो उसको लेबल हम कर सकते हैं ताकि बच्चा उसको देख कर बार बार जो है उस चीज़ को यहाँ पर अच्छे तरीके से सीख पाए। देन प्रमोटिंग इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, उसका सोशल इंटरेक्शन हमें प्रमोट करना है कि भाई जितना ज़्यादा बच्चा इंटरेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको अच्छे से सीख पाएगा। तो हमें घर में उसी लैंग्वेज में पर्टिकुलर बच्चे से इंटरेक्ट करना है। एंड सपोर्टिंग एक्सप्रेसिव एंड रिसेप्टिव लैंग्वेज, राइट। तो ऐसे ही हम एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ कर सकते हैं घर पे, जैसे स्टोरी टेलिंग हो गया, रोल प्लेइंग हो गया, ड्राइंग हो गया, जिससे बच्चे की जो इमेजिनेटिव वेज है, ठीक है, उनको हम एनकरेज कर पाए और साथ ही साथ जो उनके लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स है, एक्सप्रेसिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज दोनों को ही यहाँ पर हम जो है स्ट्रॉन्ग उसके कर पाए, राइट। तो हमें क्या करना है, उसकी बातचीत और संचार को यहाँ पर बढ़ावा देना है कि सामाजिक संपर्क यहाँ पर उसका अच्छा हो पाए, कि सामाजिक रूप से जितना उस लैंग्वेज को यूज़ करेगा वो घर पर, ठीक है, जितने अच्छे तरीके से उस भाषा में वो बात करेगा तो वो भाषा उसको उतने अच्छे तरीके से आ पाएगी। और साथ ही साथ अभिव्यंजक और ग्रहणशील भाषा का समर्थन करना है, जैसे कि बच्चे को कहानी सुना सकते हैं कि जिससे वो ग्रहणशील कि कितने अच्छे तरीके से उसको ग्रहण कर पा रहा है, भूमिका निभाना, कि कैसे उस चीज़ को वो अभिव्यक्त यहाँ पर कर पा रहा है, चित्र बनाना, ऐसी गतिविधियाँ हम शामिल कर सकते हैं जिससे उसकी अभिव्यंजक और ग्रहणशील भाषा दोनों को ही हम समर्थन दे पाएँ और दोनों ही चीज़ें यहाँ पर अच्छी हो पाएँ, राइट। देन एक स्ट्रक्चर और एक प्रॉपर रूटीन हमें बच्चे को प्रोवाइड करना है, राइट। सो डेली रूटीन, मेंटेन अ कंसिस्टेंट डेली रूटीन टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट वे स्टूडेंट कैन प्रैक्टिस लैंग्वेज इन प्रेडिक्टेबल कॉन्टेक्स्ट, राइट। कि कैसे एक प्लान एक्टिविटी हम कर सकते हैं बच्चे के लिए कि भाई यहाँ पर आपको उस लैंग्वेज को यूज़ करना है। इनकॉर्पोरेट लैंग्वेज प्रैक्टिस टू डेली रूटीन, लाइक एवरीडे का प्लान है वो आपको इस लैंग्वेज में डिस्कस करना है, ठीक है, किसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करना है तो आपको इस लैंग्वेज में डिस्कस करना है, तो वहाँ पर हम उस लैंग्वेज को एनकरेज कर सकते हैं। सेटिंग गोल्स एंड एनकरेजिंग प्रोग्रेस, तो कुछ गोल्स हम यहाँ पर बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी जब अचीवमेंट है तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे ताकि बच्चे के अंदर मोटिवेट यहाँ पर हो, उसको एनकरेजमेंट मिले, राइट। और साथ साथ उसको फीडबैक और सपोर्ट देंगे ताकि बच्चे को यहाँ पर पता लग सके कि भाई क्या यहाँ पर मिस्टेक रहेगी और कैसे उसको जो चैलेंज आ रहा है कैसे उसको ठीक करना है, उसको हमें यहाँ पर सपोर्ट उसको करना है, राइट। तो संरचना और दिनचर्या हमें इसको प्रदान करनी है कि भाई दैनिक दिनचर्या में कैसे जो है उसको उस भाषा को यूज़ करना है, तो वो हमें यहाँ पर सिखाना है। तो एक संरचित वातावरण प्रदान करके सुसंगत तरीके से कि भाई आपको जो योजना बनानी ना आपको अपने दिन की, भाई आज मैं ये करूँगा तो आपको इस लैंग्वेज में बना के मुझे दिखानी, तो ऐसे पेरेंट्स उसको बोल सकते हैं। किसी गतिविधि का वर्णन करना तो वो आपको इस लैंग्वेज में करना है। दिन की घटनाओं के बारे में अगर आपको सोचना है तो वो इंग्लिश में सोचना है, राइट। तो ऐसे हम ऐसे दिनचर्या उसको दे सकते हैं और कुछ लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं जो उसकी प्रगति को प्रोत्साहित करे, राइट। कि विशिष्ट भाषा विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और प्रगति को ट्रैक करें। और जो भी बच्चे को उपलब्धियां हैं, ठीक है, कि भाई बच्चे ने कुछ अचीव किया है, उस भाषा को अच्छे से यूज़ करने लग गया है, तो उसको हमें यहाँ पर सेलिब्रेट करना है, उसका जश्न मनाना है ताकि बच्चे के अंदर यहाँ पर मोटिवेशन आ पाए, प्रोत्साहन बच्चे को प्रदान करना है। फिर बच्चे को हमें प्रतिक्रिया और समर्थन देना कि भाई कहाँ पर गलती की है, उसको कैसे ठीक करना है और उसको अच्छे तरीके से हमें समर्थन करना है कि किस तरीके से बच्चा यहाँ पर उस गलती को ठीक कर सकता है। दैन स्कूल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए कि एक इंक्लूसिव और सपोर्टिव क्लासरूम होना चाहिए, इंक्लूसिव प्रैक्टिस होनी चाहिए जहाँ पर बच्चे की जो डाइवर्स लर्निंग नीड्स है उनका ध्यान किया जा रहा हो, ठीक है। वेरीड मटेरियल्स यूज़ किए जा रहे हैं ताकि जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स है उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से बच्चा सीख पा रहा है, ठीक है, उस तरीके से ही बच्चे को वहाँ पर सिखाया जाए। एंड शोज दैट लर्निंग मटेरियल रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, राइट। और साथ में जो भी हमारा लर्निंग मटेरियल है ऐसा होना चाहिए कि भाई जो कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज़ या लैंग्वेज डिफिकल्टीज़ वाले बच्चे हैं वो भी उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए, उनके लिए भी वो चीज़ें एक्सेसिबल होनी चाहिए। एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन, राइट, कि भाई बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट उस लैंग्वेज में कर पाए ताकि प्रैक्टिकल कैसे उस लैंग्वेज को यूज़ करना है वो यहाँ पर बच्चे सीख पाएँ, राइट। तो स्कूल का माहौल हमें कैसा बनाना है, एक समावेशी और सहायक कक्षा वातावरण बनाना है जिसमें बच्चे की जो भी ज़रूरतें हैं उनके अकॉर्डिंग रणनीतियों का उपयोग करके उनको चीज़ों को यहाँ पर सिखाया जा सके। विभिन्न शिक्षण शैलियों का समर्थन करके जो विभिन्न सामग्री और दृष्टिकोण जो हमें बच्चे को प्रदान करने हैं
और सुनिश्चित करना है कि जो शिक्षण सामग्री और संसाधन है वो सभी छात्रों के लिए यहाँ पर सुलभ होनी चाहिए। और ऐसे छात्र भी जिनको यहाँ पर संचार में कठिनाई है, तो उनके ऐसी हमें सामग्री यूज़ करनी है जिसको वो भी बच्चे यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ पाए। और उसके साथ साथ हमें बच्चे की भागीदारी और बातचीत को प्रोत्साहित करना है कि भाई बच्चा भागीदारी क्लास में कर रहा है, अच्छे तरीके से बोल रहा है, और जो बातचीत है उस लैंग्वेज में जो हम उसको सिखाना चाह रहे हैं उसमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें करानी है। देन फोस्टिंग अ लैंग्वेज रिच लर्निंग एनवायरनमेंट, लाइक क्लासरूम पे जो डिस्प्ले है, एक वर्ड वॉल हम क्रिएट कर सकते हैं जिस पर हम डेली नए नए वर्ड्स बच्चों को बोल सकते हैं कि आपको चार वर्ड लेकर आने डेली, राइट। वो पूरी क्लास को उसको बताएगा और फिर उसको वॉल पर लगाएगा जिससे उनकी वोकैब यहाँ पर इंक्रीज होगी। कोई चार्ट या विजुअल एड्स यहाँ पर हमें यूज़ करनी है कि भाई उसको अपने आसपास दिख रहा है एक लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट, कि अपने एनवायरनमेंट से वो चीज़ों को सीख पा रहे हैं। कहीं पर किसी चार्ट पे आपको मान लो जैसे अपने बॉडी के पार्ट्स है, तो चार्ट के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाई नाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। तो एक लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट हमें बच्चे को प्रोवाइड करना है। एंड इंटीग्रेट लैंग्वेज अक्रॉस सब्जेक्ट्स, राइट। अपनी जो लैंग्वेज है उसको सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करना। मान लो मुझे आपको इंग्लिश सिखानी है, तो मैं सब्जेक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट करूँगी कि मैं आपको जो साइंस है, सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, तो वो सब अगर मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगी तो आप जो सब्जेक्ट तो आप समझ ही पाओगे, साथ में जो लैंग्वेज मैं आपको चाह रही हूँ सिखाना तो उसको भी आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे, राइट। तो भाषा समृद्ध शिक्षण वातावरण को हमें बढ़ावा देना है, कला प्रदर्शन हमें करना है। जैसे शब्दावली और भाषा उदाहरणों को सुदृढ़ करने के लिए हम शब्द दीवार बना सकते हैं कि भाई ये शब्द एक शब्द दीवार है, इस पर हर बच्चे को डेली नए 4 शब्द लाकर जो है इस पर पेस्ट करें, ताकि बच्चे यहाँ पर समझ पाए कि भाई वो 4 शब्द आपको आने चाहिए, और दूसरे बच्चों के शब्द को देखकर भी बच्चों की जो वोकैबुलरी है, शब्दावली है, वो यहाँ पर अच्छी हो पाए, राइट। कोई चार्ट है या कोई दृश्य सहायताएं हैं, तो ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करके हमें भाषा समृद्ध शिक्षण वातावरण बनाना है, ताकि बच्चा आसपास देखकर भी जो है उसकी लैंग्वेज यहाँ पर डेवलप हो सके। और उसमें विषयों के साथ भाषा को एकीकृत करना है। मान लो मुझे आपको इंग्लिश सिखानी है, तो मैं क्या करूँगी, आपको साइंस है, सोशल साइंस है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट है वो आपको इंग्लिश में सिखाने लग जाऊँगी। जिससे आपको सब्जेक्ट नॉलेज तो आएगी ही, साथ में जो लैंग्वेज मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ वो भी आपको आ जाएगी। देन जो इंडिविजुअल नीड है उनको हमें ध्यान रखना है कि भाई पर्सनलाइज जो इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान है वो बच्चे के लिए बनाना है, ताकि बच्चे की जो भी स्पेसिफिक लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की नीड है या अकोमोडेशन है उनको हम पूरा कर पाएँ, ठीक है। ऑफर एडिशनल सपोर्ट थ्रू 1-to-1 सेशन इंटरेक्शन और स्मॉल ग्रुप इंटरवेंशन फॉर स्टूडेंट को नीडेड एक्स्ट्रा असिस्टेंट, राइट। और जहाँ भी हमें लगे कि भाई बच्चों को ज़्यादा एक्स्ट्रा असिस्टेंट की नीड है, तो उनके साथ 1-to-1 इंस्ट्रक्शन हम दे सकते हैं कि भाई उस बच्चे को अकेले अलग से बैठा के या बिल्कुल स्मॉल ग्रुप में जहाँ पर अच्छे से हम बच्चों पर ध्यान दे सकें, ऐसे उनको हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। एंड देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सो प्रोवाइड ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स टू एनहेंस देयर स्किल्स एंड सपोर्टिंग लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, कि भाई जो टीचर उनको सिखा रहा है उसकी डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, कि भाई नए नए जो तरीके इन्वेंट हो रहे हैं कि भाई इस तरीके से बच्चे अच्छे से सीख पा रहे हैं, ठीक है। और कैसे जो स्पीच स्पेशलिस्ट है या पैथोलॉजिस्ट है, तो उनके साथ उनका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, कि वो उनको डिफरेंट तरीके या जो बच्चों में प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उसको कैसे टैकल करना है, उनका यहाँ पर उसको पता लग सके, राइट। तो व्यक्तिगत आवश्यकताओं का यहाँ पर समर्थन देना है, कि जो भी व्यक्तिगत सहायता है, कि मान लो किसी बच्चे को ठीक है ज़्यादा देर में समझ में आ रहा है या उसको हमें स्पेशली बैठा के पढ़ाना होगा, तो उसको हम छोटे समूह या बिल्कुल अकेले में बैठाकर इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई आपको इस चीज़ को ऐसे करना, ताकि हमारा पूरा ध्यान उस बच्चे पर हो, राइट। और उसके साथ साथ जो पेशेवर विकास है उस पर भी हमें ध्यान देना है, कि भाई टीचर है उसको भी पता होना चाहिए कि भाई कैसे किस तरीके से सिखाना है, कोई नई तकनीक यहाँ पर आई जिससे बच्चों को हम सिखा सकते हैं। साथ ही साथ जो भी विशेषज्ञ हैं भाषा के, ठीक है, तो उनके साथ भी टीचर्स का इंटरेक्शन होना चाहिए, ताकि जो बच्चे में प्रॉब्लम कोई फेस हो रही है तो बच्चा जो टीचर है वो उस विशेषज्ञ के साथ डिस्कस कर सके कि भाई इसके साथ उसको कैसे डील करना है, राइट। सो वी हैव डन विद द यूनिट, एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट you can subscribe to our channel for more tutorials related to your B.Ed special education and special educated teacher journey as well. So see you in the next video. Till then, namaskar.